हेलो फ्रेंड्स, आज अपन अगले टॉपिक को पढ़ेंगे बेटा, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इससे पहले के सारे टॉपिक्स 11th के और 12th के ऑलरेडी अपलोडेड हैं। बहुत ज़रूरी है, ज़्यादातर लोग डॉक्टर बनना भी इसलिए चाहते हैं कि ह्यूमन हेल्थ के बारे में जाना जाए और पता करा जाए कि क्या क्या कॉमन बीमारियां हैं जो हमें 12th के लेवल पर पता होनी चाहिए ही चाहिए। तो देखिए, आप सबका स्वागत है बेटा एस्पायर वर्टेक्स पर। अर्लियर टाइम पर हेल्थ को कैसे कंसिडर करा जाता था? शुरुआत में हेल्थ को माना जाता था कि एक स्टेट ऑफ बॉडी होती है जिसके अंदर हेल्दी तभी माना जाएगा जब बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स होगा। ह्यूमर्स का मतलब बैलेंस ऑफ सर्टेन फ्लूइड्स, है ना, जिसमें कि बहुत सारे फ्लूइड्स, ब्लैक बाइल, येलो बाइल, फ्लेगम, ऐसे तरीके से देखा जाता था कि इनका बैलेंस है या नहीं है। दिस वॉज असर्टेड बाय अर्ली। इस बात पर कौन जोर दे रहे थे? तो इन बात पर शुरुआत में हिपोक्रेट्स जैसे लोग या हमारी ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक मेडिसिन जो हैं वो जोर देती थी कि भाई हेल्थ को हमें ऐसे ही डिफाइन करना चाहिए ह्यूमर्स के बेस पर। इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम, इट वाज थॉट दैट पर्सन विद ब्लैक बाइल, एक थिक सब्सटेंस जो कि स्प्लीन या किडनी से प्रोड्यूस होता है, उसको हम बोलते हैं स्प्लीन प्रोड्यूस करता है, जो कि है ना, कि अगर किसी के अंदर वो है तो कहते थे उसकी पर्सनैलिटी हॉट होगी, यानी उसको बुखार या उसकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। लेकिन बाद में जब थर्मामीटर इन्वेंट हुआ बेटा, तो हमें पता चला ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो अगली स्लाइड में वही समझा रहा होगा वो। विलियम हार्मी ने ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर करा यूजिंग साइंटिफिक मेथड, और उन्होंने बताया कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है इवन विद ब्लैक बाइल। जबकि ह्यूमर वाली साइंस के अकॉर्डिंग हम ये मान रहे थे कि अगर ब्लैक बाइल है किसी के पास तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। दिस फिजियोलॉजिकल डिस्कवरी इफेक्टिवली डिसअप्रूव्ड द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, और इसके बाद हमेशा के लिए वो डिसअप्रूव हो गई। जैसे लुइस पास्चर ने स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिसअप्रूव कर दिया था, ऐसे ही इन्होंने भी डिसअप्रूव कर दिया। किसको? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को। ये साइंटिस्ट की फोटो है। तो ये देखो, बैलेंस ऑफ ह्यूमर्स डिसअप्रूव हो गए, ब्लड सर्कुलेशन दिखाई, इसलिए ह्यूमन हार्ट का डायग्राम दिखाया गया। मॉडर्न बायोलॉजिकल व्यू ऑफ हेल्थ, बायोलॉजी लेटर एस्टेब्लिश द माइंड इन्फ्लुएंसेस अवर इम्यून सिस्टम, है ना, कि ब्रेन हमारे इम्यून सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए कहते हैं कि खुश रहना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, वरना बीमारी जल्दी पकड़ेगी आपको। दिस कम्युनिकेशन दो तरीके से होता है, हम 11th में पढ़ चुके हैं। एक होता है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से ब्रेन बॉडी को देखता है, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि हार्मोन्स के थ्रू देखता है। आवर इम्यून सिस्टम इन टर्न इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग आवर ओवरऑल हेल्थ, और फिर इम्यून सिस्टम को वो कंट्रोल करता है, इम्यून सिस्टम फिर हेल्थ को कंट्रोल करती है। देयरफॉर माइंड और मेंटल स्टेट जो होती है वो हमारी फिजिकल वेलबींग को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकती हैं। इसलिए हमारे दिमाग में शांति रहना, कूल रहना हमारा बहुत ज़रूरी है अगर हमें डिजीजेस नहीं चाहिए तो देखो दिखाया गया है कि ब्रेन जो है वो ऑलमोस्ट सारे सेंटर्स को कंट्रोल करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ, तो कुछ फैक्टर्स जिनसे हेल्थ अफेक्ट होती है उस पर आ जाते हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स, कि बच्चे को बचपन से ही कोई प्रॉब्लम है, पेरेंट्स से इनहेरिट कर ली है उसने, जैसे कि डाउन सिंड्रोम का केस जो हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ रहे थे कि ट्रायोसोमी है। इन्फेक्शंस, कि उसको कोई टाइफाइड हो गया है किसी बच्चे को, तो हो सकता है कि उसको सेलुलर टाइफाइड बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो गया हो। लाइफ स्टाइल, है ना, लेट उठना, लेट सोना, ठीक से खाना पीना ना खाना, कंटामिनेटेड फूड वाटर को कंज्यूम कर लेना, रेस्ट एक्सरसाइज टाइम पे ना करना, ये सब जो लाइफस्टाइल की चीज़ें हैं, गलत खाना पीना या बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होना या जेनेटिकली डीएनए से कोई चीज़ आ जाना, ये तीन चीज़ें मेजरली इफेक्ट करती हैं हमारी हेल्थ को। अब जेनेटिक्स तो हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन लाइफस्टाइल हमारे हाथ में रहती है। माना जाता है करंटली कि सबसे ज़्यादा डिसऑर्डर्स जो हैं वो लाइफस्टाइल के कारण ही हो रहे हैं। तो लाइफस्टाइल पे हमारा फोकस अच्छे से होना चाहिए। व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ का मतलब सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज नहीं होता या सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं होता। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी हमने ये डेफिनेशन करी थी। इसका मतलब फिजिकल के साथ साथ मेंटल, सोशल और इमोशनल वेलबींग का होना भी होता है। फिजिकल तो ठीक है, लेकिन मेंटली सोच आपकी ठीक होनी चाहिए, और सोशल कनेक्शन जो 3 लोग इस डायग्राम में दिखाए गए हैं वो भी बेटर होना चाहिए। सिग्निफिकेंस ऑफ गुड हेल्थ, व्हेन पीपल आर हेल्दी तो वो एफिशिएंट होते हैं एट वर्क, है ना, इससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। लॉन्गेटिविटी यानी कि लॉन्ग लाइफ, जिंदा रहने की एबिलिटी बढ़ती है। मॉर्टेलिटी रेट्स, डेथ रेट जो मदर की होती है या इन्फेंट की होती है,
जब रिप्रोडक्शन के बाद, गेस्टेशन के बाद बच्चे का जन्म हो रहा है, उस टाइम पर कई बार फीमेल्स की या बच्चे की डेथ हो जाती है, उसे मॉर्टेलिटी रेट कहते हैं, वो कंट्रोल होना। तो ये जो तीनों चीज़ें होती हैं ये अच्छी होती हैं अगर हेल्थ अच्छी हो तो इसलिए हमारी हेल्थ जो है वो हमारी लाइफ के लिए, हमारी नेक्स्ट जनरेशन की लाइफ के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमारी ओवरऑल वर्क प्रोडक्टिविटी के लिए। इसलिए हमें बेटा हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। हाउ टू मेंटेन गुड हेल्थ, तो देखो जो कमियां थी वो दूर कर लो, कि लाइफस्टाइल ठीक कर लो, बैलेंस्ड, इन्फेक्शन से बचने के लिए हाइजीन मेंटेन कर लो, और फिजिकल हेल्थ के लिए रेगुलर एक्सरसाइज कर लो, तो आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी, है ना। ये बैलेंस डाइट का डायग्राम है, ये हाथ धोते हुए बच्चे को पर्सनल हाइजीन, और ये रनिंग करते हुए फिजिकल हेल्थ। योगा हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड सिंस टाइम इमेमोरियल। टाइम इमेमोरियल मतलब वो टाइम जिसके पीछे की हिस्ट्री शायद हमारे पास अभी रिकॉर्डेड भी नहीं है। फॉर बोथ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, ये योगा का पोस्चर दिखाया गया है। तो इसलिए योगा को हमारे यहाँ पे बहुत वैल्यू मिलती है। योग को बेसिकली योगा लिखते हैं हालांकि, तो कि इससे आपके नर्वस सिस्टम काम डाउन होता है, तो आपकी बॉडी बहुत बेटर परफॉर्म करती है। तो हमें ये पता होना चाहिए हाउ टू मेंटेन गुड हेल्थ, सिग्निफिकेंस ऑफ गुड हेल्थ, व्हाट इज हेल्थ। आगे देखिए प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर हेल्थ, क्या क्या कोशिश हम कर सकते हैं, जो करते हैं, या फिर तो अवेयरनेस अगर हमें डिजीज की होगी कि भाई हाथ नहीं धोएंगे तो बीमारी फैल जाएगी और उसका बॉडी पे क्या क्या असर होगा, तो हम ऑब्वियसली बच पाएंगे, हम पहले से ध्यान रखेंगे। वैक्सीनेशन आजकल चलता है, छोटे बच्चे को पोलियो वैक्सीन वगैरह देते हैं ताकि बच्चे को इन्फेक्शन ना हो। वैक्सीनेशन का मतलब होता है बेसिकली वाका या काव, वहाँ पर पहली बार काव पर एक्सपेरिमेंट हुए थे, है ना, तो उसी वजह से फिर वो काउपॉक्स वायरस के अकॉर्डिंग या स्मॉल पॉक्स वायरस के अकॉर्डिंग उसका नाम वैक्सीनेशन बाद में रख दिया गया था। वैक्सीनेशन का मतलब होता है आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द वैक्सीन, और इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है प्रोसेस जिससे कि इम्यूनिटी हमें मिलती है। प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट होना चाहिए, हाइजीन मेंटेन होनी चाहिए। वेक्टर्स जिनसे बीमारी फैलती हैं, जैसे एनोफिलीज से मलेरिया फैलता है, अगर उन वेक्टर्स को हम कंट्रोल में रखेंगे तो भी हमारी बीमारी प्रिवेंट हो जाएगी। तो डिजीज प्रिवेंट करने के 5 रास्ते हैं आपके पास। अवेयरनेस कीजिए डिजीज़ के बारे में, वैक्सीनेशन बच्चे को दीजिए, वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ कीजिए, वेक्टर्स को कंट्रोल कीजिए, और स्ट्रिक्ट हाइजीन को मेंटेन करना भी हमारे काम आ सकता है। अगर ये सब करने के बाद भी एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम जो शरीर के हैं वो एडवर्सली अफेक्ट हो गए, यानी कि वो अब नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहे हैं, कोई भी बॉडी का ऑर्गन, स्टमक, लिवर, कुछ भी, तो उसे बोलते हैं डिजीज। और जब वो नॉर्मल फंक्शन नहीं करता तो बॉडी में आते हैं कुछ साइंस और सिम्टम्स। बॉडी को कुछ कुछ साइंस और सिम्टम्स बॉडी हमें देती है कि फीवर होगा तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जैसे ऐसे ही हर डिजीज का कुछ ना कुछ सिम्टम आता है। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, एक डिजीज ऐसी है कि मेरा ऑर्गन खराब हुआ है, मेरे से दूसरे में आसानी से स्प्रेड हो सकती है, उसे इन्फेक्शियस कहते हैं, ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जैसे एसटीआई होती है, एड्स जो हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ी थी। फिर होती है नॉन इन्फेक्शियस विच कैन नॉट बी इजिली ट्रांसमिटेड, लाइक कैंसर और डायबिटीज, कि मेरे को अगर डायबिटीज है तो बहुत इजीली दूसरे बंदे को नहीं होगी। तो 2 डिजीजेस होती हैं, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। एक स्प्रेड करती है, दूसरी स्प्रेड नहीं करती है। की टेकअवेज क्या है बेटा, हेल्थ की डेफिनेशन, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, डिप्स अप्रूवल, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, डिजीजेस को इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस कहा जा सकता है। कॉमन डिजीजेज, सबसे पहली बात होती है कॉमन डिजीजेज में, तो बताते हैं जिस फैक्टर से डिजीज होती है, जिस ऑर्गेनिज्म से डिजीज होती हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली 5 ग्रुप में होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ एंड हेलमिन्थ्स। बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा में पढ़ा होता है हमने 11th क्लास में, वायरसेस विटकर क्लासिफिकेशन में आते नहीं हैं। फंगस भी किंगडम फंगाई अलग से पढ़ते हैं वहाँ पर। प्रोटोजोन्स भी पढ़े जाते हैं उसी में कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। हेलमिंथ का मतलब पैरासिटिक वॉर्म्स वगैरह, एस्की हेलमिंथ्स, प्लेटिहेलमिंथ्स टाइप के, वो आर.एच. विटकर में नहीं थे, वो किंगडम एनिमिलिया का पार्ट है, मतलब डायरेक्टली नहीं है बट एनिमिलिया के अंदर तो है ही। पैथोजेंस वो पैरासाइट्स होते हैं जो हार्म कर सकते हैं लिविंग बीइंग को। दे एंटर द बॉडी, मल्टीप्लाई और हमारी नॉर्मल एक्टिविटीज के साथ इंटरफेयर करते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में मॉर्फोलॉजिकल यानी अपीयरेंस लेवल पर या फंक्शनल डैमेज हो सकता है। ये सेम ही लाइन है।
पैथोजन मस्ट अडेप्ट टू होस्ट इंटरनल एनवायरनमेंट। अगर पैथोजन को मेरे शरीर के अंदर रहना है, मान लीजिए जैसे कि उसे मेरे गट में यानी कि मेरे इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में या मेरे जीआईटी ट्रैक्ट में रहना है, तो उसे ये आदत होनी चाहिए कि वो लो पीएच इन स्टमक बर्दाश्त कर सके, वरना लो पीएच इन स्टमक उसको मार देगा। जब वो बच ही नहीं पाएगा तो वो कैसे मल्टीप्लाई करेगा बेचारा, है ना? फिर तो वो मल्टीप्लाई भी नहीं कर पाएगा। बैक्टीरियल डिजीजेस, टाइफॉइड सैल्मोनेला टाइफाई से होता है भाई। कैसे होता है? तो कंटैमिनेटेड फूड और वाटर से होता है, और फूड और वाटर तो ओरल कैविटी के थ्रू ही कंज्यूम करते हैं हम, तो इसलिए जीआईटी को ज़्यादा अफेक्ट करता है। फीवर लगातार ज़्यादा होता है, सस्टेन्ड कॉन्टिन्यूस होता है। वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन यानी जो स्टूल्स है वो पास नहीं होते ठीक से। हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख खत्म हो जाती है। सीवियर केसेस में इंटेस्टिनल परफोरेशन यानी होल हो जाता है किसमें? इंटेस्टिनल वॉल में, और डेथ भी हो सकती है। किससे होता है बेटा? सैल्मोनेला से होता है, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। ये सिम्टम्स उस केस में आपको देखने को मिल सकते हैं। डायग्नोसिस के लिए विडाल टेस्ट करा जाता है, जो यहाँ पर दिखाया भी गया है। टाइटर्स चेक करे जाते हैं उसके बेसिकली। इसका एक क्लासिकल केस होता है, मैरी मेलॉन नाम की एक महिला थी जो कुक थी बाय प्रोफेशन। वो अपने हैंड वॉश ठीक से नहीं करती थी, जिसकी वजह से इन्फेक्शियस हो गई वो, और जब खाना बनाती थी तो वो खाने में चला जाता था इन्फेक्शन, और आगे लोगों तक फैल जाता था। इसलिए उसे बोला गया टाइफॉइड कैरियर, कि वो खुद तो थी ही बीमार, बट बाकी लोगों में भी उस इन्फेक्शन को लगातार फैलाती जा रही थी। सॉरी यार। दूसरी डिजीज है निमोनिया। निमो का मतलब होता है जनरली लंग्स। तो इसमें देखो क्या होता है, दो पैथोजन है बेटा इसमें, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। टारगेट ऑर्गन क्या होता है इसमें? हमारा टारगेट ऑर्गन होता है एल्वेलाई, जो कि लंग्स का हिस्सा होते हैं। देखो इधर भी दिख रहा होगा आपको, एयरवे विद इन द लंग्स। क्या हो जाता है इसमें? एल्वेलाई के अंदर पानी भर जाता है। इट इज जस्ट लाइक एक एम्प्टी सैक है, उसमें से एयर को पास करना था, ऐसे मान लीजिए ऐसे क्रॉस करना था, बीच में अपने पानी के लेयर भर दिए, तो अब इधर से उधर ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सिम्टम्स, फीवर, चिल, कफ, हेडेक, लिप्स और फिंगरनेल्स ब्लूइश हो जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलता है। ट्रांसमिशन कैसे होता है? ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है, या शेयरिंग यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह शेयर करने से हो सकता है। वायरल डिजीजेस की बात करते हैं तो राइनो वायरस से होने वाला एक ही कॉमन इन्फेक्शन है हमारे पास, कॉमन कोल्ड। जनरली बेटा ये लोअर ट्रैक्ट को इन्फेक्ट नहीं करता है, ये सिर्फ अपर ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, इसलिए बोलते हैं लंग्स को इफेक्ट ही नहीं करेगा। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब फेरिंग्स के नीचे नहीं जाएगा ज्यादा, फेरिंग्स के ऊपर ऊपर तक ही रहता है। ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है। नेजल कंजेशन और डिस्चार्ज होता है इसमें, सोर थ्रोट, होर्सनेस वगैरह होती है ना। होर्सनेस का मतलब होता है गला बैठ जाना, एक तरीके से कि आपकी आवाज रफ हो गई है वैसा। इस वाली लाइन को एनसीईआरटी में बहुत बच्चे मिस कर जाते हैं कई बार, कि और भी बैक्टीरियल डिजीजेस होती हैं। कौन कौन सी? डाइसेंट्री, प्लाग और डिप्थीरिया। बच्चे को लगता है बस दो ही दी हैं बैक्टीरियल हमारे पास, निमोनिया और टाइफाइड, बट 3 और एनसीईआरटी ने लिखी हैं। ठीक है। प्रोटोजोल डिजीज की बात करते हैं तो हमारे पास एक डिसऑर्डर है बेटा जिसका नाम है मलेरिया। क्या नाम है बेटा? मलेरिया। किस पैथोजन से हो रही है? प्लाज्मोडियम से हो रहा है। अगर ध्यान करेंगे तो स्पोरोजोन्स होते हैं बेसिकली प्रोटोजोन कैटेगरी के, इनके पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता, तो इनको ट्रैवल करने के लिए, जैसे अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के पास अमीबा होता है, पैरामीशियम के पास सिलिएटेड सिलिया होता है, इनके पास कुछ नहीं होता, तो इनको मूव कराने के लिए वेक्टर्स चाहिए होते हैं, फीमेल एनोफिलीज। कौन कौन सी स्पीसीज हैं भाई जो इससे कॉज कर सकते हैं? वाइवेक्स, मलेरियाई, फेल्सीपेरम, और एक होती है प्लाज्मोडियम ओवेल। मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज किससे होता है? सिर्फ इससे। मैलिग्नेंस शब्द का मतलब होता है बैड इंटेंशंस टाइप की चीज, की कुछ ज्यादा नुकसान करेंगे या डिटेरियोरेट करेंगे, तो इसलिए सबसे ज्यादा खतरनाक इसमें से मैलिग्नेंट वाला ही होता है, फेल्सीपेरम, जो कि डेथ भी कॉज कर सकता है, बाकियों से डेथ कॉज नहीं होती। ये देखो एनोफिलीज दिखाया गया है, ये आपके ब्लड सेल्स या स्किन के थ्रू आपके ब्लड तक पहुंचने की कोशिश करता है। कैसी लाइफ साइकिल होती है भाई? मच्छर जब हमें काटेगा
तो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा। किस फॉर्म में? जो उसकी मोटाइल इन्फेक्टिव स्टेज होती है जिसमें वो एंटर करता है उसे बोलते हैं स्पोरोजोइट। क्या बोलते हैं बेटा? स्पोरोजोइट, ये बोलते हैं उसे। और ये स्पोरोजोइट एंटर कर जाता है किसमें? लिवर के सेल्स में। पहले किसको अफेक्ट करता है? लिवर को। लिवर में जाकर मल्टीप्लाई करता है। कैसे? एसेक्सुअली। फिर वहां से बाहर निकलता है और अटैक करता है किसको? रेड ब्लड सेल्स को। सेल से जैसे बाहर निकलता है, ब्लड में सबसे, ब्लड और लिम्फ में से ब्लड ज्यादा कॉमन है, ब्लड के अंदर आरबीसी का काउंट सबसे ज्यादा होता है, तो आरबीसी। फिर ये आरबीसी के अंदर मल्टीप्लाई करता है, तो देखो थोड़े दिन में यहां से भी निकल जाएगा बाहर। जब यहां से बाहर निकलता है तो एक पिगमेंट रिलीज होता है जिसको बोलते हैं हीमोजोइन। हीमो का मतलब हो गया ब्लड, और जोइन का मतलब हो गया एनिमल। यानी एनिमल्स के अंदर जो उनका ब्लड है वहां से एक पिगमेंट निकल रहा है, ब्लड पिगमेंट हीमोजोइन, जिसके कारण मलेरिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर आता है हमें कि हमें बुखार होता है। क्या होता है? हमें बुखार होता है। फिर ये तो सिंपल डायग्राम है। एनसीईआरटी एक और बात बताती है आपको कि ये रप्चर जब हो जाएगा इसके बाद दो चीजें और हो सकती हैं। क्या पाया जाता है? कई बार पाया जाता है रप्चर करने के बाद कुछ स्पोरोजोइट्स जो होते हैं वो वापस चले जाते हैं किसके पास? लिवर के पास, जो यहां से रप्चर होने के बाद आए। और कुछ स्पोरोजोइट्स जो होते हैं, कुछ तो ऐसे हैं, और कुछ स्पोरोजोइट्स कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू गैमेटोसाइट्स। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा? गैमेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब मच्छर हमारे पर बैठता है दोबारा से, है ना, ये तो एक फेज है, तो वो हमारी बॉडी से क्या लेकर जाता है? तो देखो ये मच्छर अगर अब हमारे पास आएगा दोबारा उसी इंसान के पास, तो वो उसके शरीर से इन गैमेटोसाइट्स को लेकर जाता है, और उन गैमेटोसाइट्स से बनाता है गैमीट। क्या बनाता है? गैमीट। और उन गैमीट्स को ये मॉस्किटो अपने अंदर क्या करवाता है? फर्टिलाइज। क्या करवाता है? फर्टिलाइज। क्या अपटेक करता है ये अपटेक करता है गैमेटोसाइट्स को, उनसे बनाता है गैमीट्स, जैसे स्पर्मेटोसाइट और oocyte से स्पर्म और एग, उनको कराता है फर्टिलाइज, और उनकी डेवलपमेंट होती है उसके गट में या जीआईटी में। वो जाइगोट बनता है पहले फर्टिलाइजेशन से, जाइगोट के बाद दोबारा से कन्वर्ट होते हैं स्पोरोजोइट में। स्पोरोजोइट जो होता है वो फिर से जाता है किसके पास? इंसेक्ट की सेलेवरी ग्लैंड्स के पास। फिर वो मच्छर किसी तीसरे इंसान को काटेगा, या हो सकता है पहले वाले को ही दोबारा काट ले, तो फिर से उसके शरीर में स्पोरोजोइट वाली साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। यानी बेसिकली अगर फर्स्ट पर्सन है, कोई पर्सन है जिसका नाम ए है, तो उसके शरीर में सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएंगे स्पोरोजोइट्स। इस पर्सन के शरीर में स्पोरोजोइट्स आएंगे, और इस पर्सन के शरीर में बनेगा क्या? गैमेटोसाइट। कल को इन गैमेटोसाइट्स को लेने के लिए कौन आ जाएगा? फिर से एनोफिलीज। और ये एनोफिलीज फिर से इसको अपनी बॉडी में ले जाकर किस में कन्वर्ट कर देंगे? स्पोरोजोइट। अब ये स्पोरोजोइट हो सकता है कल को इसी इंसान में दोबारा भी आ जाए, या हो सकता है किसी नए इंसान को भी अफेक्ट कर दे। फिर एक प्रोटोजोल डिजीज होती है भाई, जिसे हम बोलते हैं अमीबियासिस। तो ये इसकी लाइफ साइकिल हो गई भाई प्लाज्मोडियम की, जो हमें पता होना चाहिए, और प्रोटोजोल डिजीज के बारे में बात हो गई। अमीबियासिस एंटामीबा हिस्टोलिटिका से होती है, ये भी प्रोटोजोन है, अमीबॉइड प्रोटोजोन है। लार्ज इंटेस्टाइन, इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें कि लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। अभी तक हम स्मॉल इंटेस्टाइन इन्फेक्शन ज्यादा देख रहे थे। क्या कॉज हो जाता है इससे? कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन। ट्रांसमिशन, हाउस फ्लाई एक्ट एज मैकेनिकल कैरियर्स, ट्रांसमिट पैरासाइट फ्रॉम फीसेस टू फूड एंड वाटर, राइट। तो इस केस में, अमीबियासिस के केस में, अमीबॉइड प्रोटोजोन के केस में कौन कैरी करेगा? जैसे प्लाज्मोडियम को कैरी फीमेल एनोफिलीज कर रही थी, इसको हाउस फ्लाई कैरी करते हैं, और फीकल मैटर से फूड और वाटर पे पहुंचता है। वहां से जब उस कंटेमिनेटेड फूड वाटर को इंसान कंज्यूम करता है तो ये इन्फेक्शन उस इंसान को भी हो जाएगा। हेलमिंथिक डिजीजेस की बात अगर हम करते हैं तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका अमीबिक डाइसेंट्री कॉज करता है। अगर वो एग्जाम में आपसे अमीबिक डाइसेंट्री पूछेगा या अमीबियासिस पूछेगा, तो अमीबिक डाइसेंट्री में आप यही लिखोगे।
डाई मतलब बैंड होता है, एंट्री, एंट जो वर्ड होता है वो इंटेस्टाइन के लिए होता है, तो बैड इंटेस्टाइन बेसिकली है, बैड बाउल कंडीशन इसमें देखी जाती है। हेलमिंथिक डिजीज में एस्केरियासिस है भाई, एस्के हेलमिंथ का एग्जाम्पल होता है, कॉमन राउंड वॉर्म कहते हैं इसको। इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया देखा जाता है, देखो वही करेक्टरिस्टिक है, फीमेल इज लॉन्गर देन मेल। एग्स एक्सक्रीट होते हैं, जैसे एक और इसकी बात होती है कि सिंगल होस्ट ही होता है इसके पास, मोनोजेनेटिक है ये, कोई दो होस्ट नहीं होते। जैसे प्लाज्मोडियम में तो दो थे कि सेक्सुअल ह्यूमन के अंदर होगी और सेक्सुअल इंसेक्ट के अंदर रेप्लिकेशन होगी उसकी। एग्स एक्सक्रीटेड विद फीसेस, कंटामिनेटेड सोयल वाटर, इन्फेक्शन अकर्स थ्रू कंजप्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। एग एक्सक्रीट होंगे, वो एग जिस भी सॉइल या वाटर के कांटेक्ट में, प्लांट के कांटेक्ट में आएंगे, वो इन्फेक्ट हो जाएगा उनसे, और अगर उसको किसी ह्यूमन ने कंज्यूम करा तो इन्फेक्शन उसके अंदर भी फैल जाएगा, इसको कोई वेक्टर नहीं चाहिए। एलिफेंटियासिस वुचेरेरिया से होता है, फिलेरियल वॉर्म कहते हैं, क्यों भाई? क्योंकि फाइलस का मतलब थ्रेड होता है, और ये अडल्ट या इसका जो लार्वा होता है वो थ्रेड अपीयरेंस का होता है, इसलिए इसे हम ऐसा कहते हैं। स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑर्गन यूजली अफेक्ट्स लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्स। जेनाइटल ऑर्गन्स ज्यादातर अफेक्ट होते हैं। बाइट बाय इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो वेक्टर्स, इससे ये इन्फेक्शन फैलता है। कौन से मॉस्किटो होती है बेटा? क्यूलेक्स, जैसे एनोफिलीज थी वहां पे, ऐसे यहां पे क्या होता है? क्यूलेक्स। लोअर लिम्फेटिक वेसल्स को ब्लॉक कर देता है, तो लिम्फ जिसको वापस जाना चाहिए था मेन सर्कुलेशन में, वो जा नहीं पाता, इसकी वजह से लोअर लिम्स में अच्छी खासी इन्फ्लेमेशन देखी जाती है। फंगल डिजीज, उनका अपीयरेंस ऐसा है रिंग शेप, इसलिए उसे रिंग वॉर्म कह देते हैं लीजन को। ऐसा नहीं कि रिंग वॉर्म से वो हो रहा है, उसकी क्लिनिकल जो अपीयरेंस है वो रिंग जैसी वॉर्म जैसी अपीयरेंस करती है, राइट? कौन से जेनरा के फंगस हैं भाई? माइक्रोस्पोरम है, एपिडर्मोफाइटन है, ट्राइकोफाइटन है, ये सब उन्हीं के एग्जांपल्स हैं। बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज वगैरह जो हम किंगडम फंगस में पढ़ते थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, वहीं से है ये सारे नाम, तो उनसे ये डिजीज होती है। अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लीजन्स, और ये जो लीजन्स अपीयर करते हैं ये रिंग वॉर्म जैसे होते हैं, इसलिए कंडीशन का नाम रिंग वॉर्म होता है। इचिंग होती है इसमें, हीट और मॉइस्चर से ज़्यादा दिक्कत होने की चांसेस रहते हैं। एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल और यूजिंग कंटामिनेटेड टॉवल, क्लोथ्स एटसेट्रा, उससे फैलता है, इसलिए किसी का टॉवल या क्लोथ जनरली यूज करना नहीं चाहिए। आर्म पिट्स में या ग्रोइन एरिया जहाँ पे थाई, लोअर लिम्ब या पेल्विक रीजन से मिलता है, वहां पर ज़्यादा पाए जाते हैं ये वाले इन्फेक्शंस। कैसे प्रिवेंशन करेंगे? तो बॉडी को क्लीन रखना, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर कंज्यूम करना, इससे फ़ायदा हो सकता है, ताकि जीआईटी वाले कंटेमिनेटेड सोयल वाटर वाली दिक्कत तो ना आए। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट अच्छा होगा तो शायद ह्यूमंस को इन्फेक्शन कम ही मिलेगा, है ना? उसके बाद एयरबॉर्न डिजीजेस के लिए ज़्यादा दिक्कत है, उसमें हमारा कम योगदान होता है, उनसे बचने में हम कम बचा पाते हैं खुद को, उसमें तो मास्क वगैरह लगाना पड़ेगा या कॉन्टैक्ट अवॉइड करना पड़ेगा, है ना? पर्सनल हाइजीन किस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है? फॉर फूड और वाटर बॉर्न डिजीजेस, कि मैं कुछ भी खा रहा हूँ तो मैं साफ सुथरा खा रहा हूँ, हाथ धो के खा रहा हूँ। पब्लिक हाइजीन इज मोर क्रूशियल फॉर एयरबॉर्न डिजीजेस। तो एक डिजीज तो हो गई एयरबॉर्न बेटा, एक डिजीज हो गई वाटरबॉर्न, है ना? एयर और वाटर थी ना, हाँ, फूड वाटर। फिर वेक्टर बॉर्न, मलेरिया वगैरह वाली, या फिलेरियासिस जो क्यूलेक्स से हो रहा है, या डेंगू हो रहा है एडीज मॉस्किटो से, उसका क्या करें? तो कहते हैं इसमें आपको एक ही काम करना है, पानी को इकट्ठा मत होने दो। डेंगू में जैसा हम जनरली देखते ही हैं, कूलर्स वगैरह के लिए चेक करने लोग आते रहते हैं वक्त वक्त पे। गैम्ब्यूशिया, ऐसी कोई फिश इंट्रोड्यूस कर दो जो उस पानी के अंदर अगर कोई लार्वा वार्वा है भी तो डेंगू को वहीं पे क्या कर दे? खत्म कर दे। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स इन डिचेस, ड्रेनेज एरियाज एंड स्वैम, स्वैम मतलब कोस्टल एरिया, थोड़े मार्शी एरियाज। प्रोवाइड्स डोर्स एंड विंडोज विद वायर मैश, जो हमारे घर के दरवाजे में जाली वाले लगवा लो कि मच्छर वच्छर उनसे एंट्री ना कर पाए, तो ना तुम्हें काटेगा वो मच्छर, ना तुम्हें इन्फेक्शन होगा। आजकल वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन की भी कोशिश चल रही है ताकि बीमारी हमें ज़्यादा अफेक्ट ना कर पाए, अगर हो भी जाती है तो हम पहले से हमारी बॉडी में मेमोरी सेल्स हैं उनसे लड़ने के लिए।
वैक्सीनेशन के दम पे हमने स्मॉल पॉक्स को पूरी दुनिया से ऑलमोस्ट गायब कर दिया है, और पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया पे काफी हद तक काबू भी पा लिया है। बायोटेक्नोलॉजी से आजकल हम बहुत बेटर वैक्सीन बना रहे हैं। इन्फेक्शियस डिजीज से लड़ने में एक और चीज ने हमारी मदद करी है, दैट इज एंटीबायोटिक्स। उन्होंने भी हमारी बहुत हेल्प करी है टू फाइट अगेंस्ट दी इन्फेक्शियस डिजीजेस, है ना। तो की टेक अवेज क्या है भाई, पैथोजन की समरी। बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन कौन से होते हैं, वायरल कौन से होते हैं, प्रोटोजोअल कौन से होते हैं, हेलमिंथिक कौन से होते हैं, प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज क्या है, पब्लिक या वेक्टर वाले के खिलाफ अलग अलग स्ट्रेटजी हैं, राइट। फिर इम्यूनिटी की बात आ जाती है। व्हाट इज इम्यूनिटी? हर रोज हम, इम्यूनिटी का बेसिक मतलब होता है फ्री फ्रॉम बर्डन। इम्यून का मतलब होता है फ्री फ्रॉम बर्डन। तो वो आपको कहते हैं कि हर रोज हमारे पास बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट्स आते हैं, बट हर कोई हमें बीमार नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे शरीर के पास इम्यूनिटी नाम की चीज होती है जो हमें बचाए रखती है। क्यों? क्योंकि बॉडी एबल होती है टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम मोस्ट ऑफ द फॉरेन एंटीजेंस। और ये जो हमारी एबिलिटी होती है कि हम फॉरेन एंटीजेंस से लड़ सकते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा? उसे ही हम बोलते हैं इम्यूनिटी। एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी। कुछ ही हमें डिजीज कर पाते हैं, ज्यादातर से हम लड़ पाते हैं। क्लासिफिकेशन, एक होती है इनएट। इनएट का मतलब होता है बेसिकली इनबॉर्न या इन टू बी बॉर्न टाइप, जो शुरुआत से है। एक्वायर्ड का मतलब होता है टू सीक या टू ऑब्टेन, जो हमने टाइम के साथ गेन करी होती है। नॉन स्पेसिफिक होती है, वो सबके लिए एक जैसी होती है। प्रेजेंट एट टाइम ऑफ बर्थ, नेटल टाइम या बर्थ टाइम, accomplished by providing different type of barriers, consist of physical, physiological, cellular and cytokine barrier। 4 टाइप होते हैं इसमें। एक्वायर्ड पैथोजन स्पेसिफिक होती है, हर किसी के लिए अलग, सबके लिए सेम नहीं होती। इसमें मेमोरी बन जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये बात हमारे लिए। वैक्सीनेशन से हमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी ही मिलती है। पहले हम इनिशियली स्मॉल डोज देते हैं इन्फेक्शन की, एक्सपोजर देते हैं पेशेंट को इसमें वैक्सीनेशन में, और नॉर्मली भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऐसे ही आती है कि जब तक वो पैथोजन आपकी बॉडी को अफेक्ट नहीं करेगा तब तक उसके खिलाफ इम्यूनिटी भी आएगी नहीं। इन्वॉल्व लिम्फोसाइट्स, बी सेल्स एंड टी सेल्स एंड एंटीबॉडीज। वन बाय वन देखते हैं इसको क्या मतलब है इन बातों का। ये ऊपर डायग्राम भी समझाने की कोशिश करी गई है, सिंपल भाषा के लिए अच्छा डायग्राम है। नॉन स्पेसिफिक, प्रेजेंटेड टाइप ऑफ बर्थ, डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ फॉरेन एंटीजेंस, वही पुरानी बात है बेटा। और 4 टाइप की होगी। कौन कौन से 4 टाइप की होगी भाई? तो सबसे पहले होते हैं फिजिकल बैरियर्स, जैसे कि मेरी बॉडी में स्किन है या म्यूकस कोटिंग है, कि स्किन हर चीज़ को रोकने की कोशिश करती है, बचपन से है। हमारे नोज में म्यूकस है, हमारे जीआईटी में हम बोलते हैं सेल से बचाने के लिए म्यूकस होता है। ये जो म्यूकस वाली चीज़ें हैं, म्यूकस कोटिंग्स जो हैं, वो भी फिजिकल बैरियर की तरह ही काम करती हैं, है ना। एपिथेलियम लाइनिंग द रेस्पिरेटरी, जीआईटी एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, क्योंकि उनके पास म्यूकस है, वो ट्रैप कर पाते हैं फॉरेन एंटीजेंस को। फिजियोलॉजिकल क्या होता है भाई? ये हमेशा नहीं होता है, कंडीशनल होता है। जैसे एसिड इन द स्टमक, खाने के टाइम पर एसिड आएगा। सलाइवा इन द माउथ, जब खाना खाएंगे तब ज़्यादा आएगा। टीयर्स इन द आई, जब आँख में कुछ चला जाएगा। तो ये फंक्शनल होते हैं, फिजियोलॉजिकल या फंक्शनल बैरियर्स होते हैं। इनका काम भी माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकना होता है। ये देखो सलाइवा, स्टमक और आई, तीनों का डायग्राम दिखाया गया है। सेलुलर बैरियर्स क्या होते हैं? ये भी इनेट का पार्ट होते हैं, बाय बर्थ होते हैं ये भी। जैसे वो बाय बर्थ हैं फिजिकल या फिजियोलॉजिकल, बचपन से ही टीयर्स आना, बच्चे का रोना, या स्टमक में एसिड के लिए म्यूकस और ये ऑर्गेनिज्म के लिए म्यूकस वगैरह का होना होता है। तो इनेट इम्यूनिटी है ये। सेलुलर बैरियर्स होते हैं जैसे कि ल्यूकोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स होते हैं किसमें? ब्लड में बेटा। मैक्रोफेजेस होते हैं किसमें? टिश्यू में। फंक्शंस, फेगोसाइटोज एंड डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स। काम क्या है इनका? कि खा जाना है या खत्म कर देना है माइक्रोब्स को। कोई भी माइक्रोब इनको मिल रहा है, इनको लग रहा है कि ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, या कोई सेल है जो इन्फेक्ट हो गया है, उसको लग रहा है कि ये सेल से इन्फेक्शन दूसरे में भी पहुंच सकता है, तो उस सेल को ही खत्म कर देंगे, साथ में वो माइक्रोब भी अपने आप ही क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। PMNL मतलब पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, यानी इनकी मॉर्फोलॉजी या शेप बहुत तरीके की हो सकती है।
साइटोकाइन बैरियर्स, साइटो का मतलब होता है सेल, काइन का मतलब होता है मूवमेंट। सेल की मूवमेंट या कम्युनिकेशन चैनल्स एस्टेब्लिश करते हैं ये वाले लोग। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स जो होते हैं कुछ प्रोटीन से सिक्रीट करते हैं जिसका नाम होता है इंटरफेरॉन्स, कि अगर ये वाला सेल वायरस से इन्फेक्ट हो गया तो अपने साथ वाले सेल के लिए ये इंटरफेरॉन सिक्रीट करता है, जिससे कि जो नॉन अफेक्टेड सेल होता है वो पहले से ही बचाव के रास्ते ढूंढ लेता है कि वायरस जिसने फर्स्ट को इन्फेक्ट कर रहा है वो उसको ना कर पाए। यानी जो सेकंड नॉन इन्फेक्टेड सेल होता है ये इसके कारण बच जाता है फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। इसको बोलते हैं साइटोकाइन बैरियर। एक्वायर्ड इम्यूनिटी पैथोजन स्पेसिफिक होती है, इसमें मेमोरी सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्राइमरी, पहली बार जब कोई पैथोजन आता है, जैसे जनरली हम करते भी यही कि बच्चे को बाहर से पोलियो का अगर वायरस आए या बच्चे को बाहर से मीजल्स का वायरस मिले, इससे अच्छा हम दे देते हैं क्योंकि हम इतनी ही डोज में देंगे कि बच्चे को ज़्यादा नुकसान ना हो। बाहर से तो कितनी भी अमाउंट में आ सकता था। तो हम क्या करते हैं इस केस में, एक छोटा सा लो इंटेंसिटी रिस्पॉन्स जनरेट कर लेते हैं थोड़ा सा देकर, है ना। जैसे मेरे को पता है कि मेरे को कोई पीटने आ रहा है, अगर मेरे को उसको पहली बारी में वो मार के भी चला गया तो दूसरी बारी तो मैं सावधान रहूंगा ना। लेकिन पहली बारी मैंने जानबूझ के किसी को भेजा और बोला कि इसको थोड़ा ही मारना है भाई, तो फिर बढ़िया है। और पहली बारी में बंदा आया और उसने कूट दिया अच्छे से तो फिर ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल वैसी ही बात होती है। लो इंटेंसिटी रिस्पॉन्स बीइंग स्लोली प्रोड्यूस्ड ऑन बाइंडिंग, ठीक है। A low intensity response produced whenever body encounters a pathogen for the first time, बल्कि इसको ऊपर वाली को रहने दो, लाइन को नीचे वाली सफिशिएंट है। और इसी प्रिंसिपल का हम फायदा उठाते हैं वैक्सीनेशन में, देख लेना भी थोड़ी देर में कैसे। सेकेंडरी, कि एक बार वो मुझे पीट कर चला गया तो अब मेरे पास, मेरी बॉडी के पास एबिलिटी है, एनेमेनिस्टिक का मतलब होता है टू रिकॉल, ये कि अब अगर वो सामने से कभी भी आया तो मैं बहुत जल्दी समझ जाऊंगा कि ये मुझे पीटने आ रहा है, तो मेरा रिस्पॉन्स बेटर होगा, मुझे पता होगा उससे लड़ना कैसे है क्योंकि एक बार वो मुझसे लड़ चुका है। हाईली इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स जो सब्सिक्वेंट एनकाउंटर पर होता है, ये भी किसका एग्जाम्पल क्वेश्चन है बेटा, ये भी नीट में आ चुका है। एन एम्यूनिस्टिक रिस्पॉन्स। सेकेंडरी केस में या एक्वायर्ड के केस में दो चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, एक आर्मी ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज। कब प्रोड्यूस करेंगे भाई ये, अगर हमने एंटीजन को कहाँ पकड़ा है, अगर हमने एंटीजन को ह्यूमर में पकड़ा है या फ्लूइड में पकड़ा है तो ये वाला काम आएगा एंटीबॉडी वाला हमारा, राइट, है ना। अगर हमने एंटीजन को पकड़ा है कहां पर, सेल के अंदर, तो हम एंटीबॉडीज बनाना पसंद नहीं करते, फिर हम उसको डायरेक्टली किल करना पसंद करते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल से। डू नॉट सीक्रेट एंटीबॉडीज देमसेल्व्स बट हेल्प बी सेल्स टू प्रोड्यूस देम। अब इस लाइन का क्या मतलब है भाई, टी सेल दो तरीके के होते हैं, टी हेल्पर और टी किलर। यहां जो बात उन्होंने लिखी है वो टी हेल्पर के लिए लिखी है। कैसे कहता है वो, सिंपल सी बात बोलता है हमेशा कि देखो कहानी कुछ इस तरीके से चलती है कि हमारी बॉडी में होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। जैसे ही शरीर में कोई एंटीजन एंट्री मारता है ये उसको इंगल्फ करते हैं और अपनी प्लेट पर यहां दिखा देते हैं। अब अगर ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने इसको पकड़ा है कहां, बॉडी फ्लूइड में, या पकड़ा हो सकता है सेल के अंदर। अगर इसे बॉडी फ्लूइड में पकड़ा होता है तो जनरली मैकेनिज्म कैसे काम करता है कि इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पर जो एंटीजन यही वाला इसने प्रेजेंट किया यहां पर आते हैं, अगर बॉडी फ्लूइड में है तो टी हेल्पर सेल आएंगे और ये टी हेल्पर सेल किसके पास जाएंगे, इन बी सेल्स के पास जाएंगे और बी सेल्स को बोलेंगे कि आप एंटीबॉडीज बनाओ, ऐसा ऐसा एंटीजन कुछ घूम रहा है शरीर के अंदर। तो ये ह्यूमरल इम्यूनिटी हो गई क्योंकि एंटीबॉडी बनी। लेकिन अगर यही पकड़ी उसने ह्यूमर के अंदर ना करके सेल के अंदर करी होती तो क्या होता, तो यही टी हेल्पर सेल्स बेटे अब की बार बी सेल को नहीं बुलाते, अब की बार ये मैसेज भेजते टी किलर सेल के लिए और वहीं आकर उसको मारने का अनुमति मिल जाती सीधा, एंटीबॉडीज की जरूरत ही नहीं थी, वो फेगोसाइटोसिस करता सीधा, है ना। तो अगर ऐसा हो रहा है
टी किलर की इन्वॉल्वमेंट तो सेल मीडिएटेड वाला पार्ट ज़्यादा माना जाता है, और अगर एंटीबॉडी ह्यूमरल में हो रही है तो ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं। देखो कैसे, इसलिए लिखा है कि खुद एंटीबॉडी ने प्रोड्यूस करके कभी कभी ये बी सेल को हेल्प करता है, बट टी हेल्पर दोनों में हेल्प करता है, ह्यूमरल में भी और सेल मीडिएटेड में भी। एंटीबॉडी जो बनाई जाती है उसके पास 4 चेन्स होती हैं, 2 हैवी जो ब्लू में दिखाई गई हैं, थोड़ा लाइट ग्रीन वाली जो है वो 2 लाइट चेन्स हैं, 2 स्मॉल यूनिट्स, इसलिए बोल देते हैं H2L2। Hence an antibody is represented as H2L2। डिफरेंट टाइप्स होते हैं बॉडी में एंटीबॉडी के, IgA, M, E, G, एक D भी होता है। कई सारी एंटीबॉडीज देखी जाती हैं शरीर के अंदर। जो ऊपर वाला रीजन होता है, चाहे इसका हो या इसका, वो वेरिएबल होता है, डिपेंड करता है कौन सा एंटीजन आ रहा है। इसके नीचे वाला रीजन कांस्टेंट रहता है। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स, और ये आपस में जुड़ी कैसे होती है भाई, ये भी पूछा जा सकता है। आपस में जो बॉन्ड है डाइसल्फाइड होता है। कैसा बॉन्ड होता है बेटा, डाइसल्फाइड। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को कहते हैं, हमने पढ़ाई था अभी, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज आती हैं, ब्लड ह्यूमर के अंदर होता है तभी ऐसा होगा, अगर आपने वहां पकड़ा है तो एंटीजन को। टी लिम्फोसाइट से ही होता है, ये भी टी लिम्फोसाइट का रोल उसमें भी होता है, पर ये जनरली हमारे को सेल को किल करने की आदेश देता है सीधा फैगोसाइटोसिस से विदाउट एंटीबॉडी। यानी इस बार टी हेल्पर सेल ने बी सेल को ना बुलाकर टी किलर सेल को बुला लिया, ऐसा आप समझ सकते हो। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का एक और रोल होता है, हेल्प करता है सेल्फ सेल को नॉन सेल्फ से डिफरेंशिएट करने में। इसलिए ग्राफ्ट रिजेक्शन, जब हम किसी और से कोई ग्राफ्ट लेते हैं अपनी बॉडी को सर्वाइव कराने के लिए, उस केस में कई बार पूछा जाता है कि कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा परेशान करती है, तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के कारण ही पेशेंट को स्टेरॉइड्स या इम्यूनोसप्रेसेंट्स हमें देने पड़ते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन ही वो आ गया कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो ट्रांसप्लांटेशन चैलेंजेस में चैलेंज ये है कि अगर ऑर्गन फेल हो जाता है तो हमें दूसरे से ग्राफ्ट लेना होता है, लेकिन ग्राफ्ट में तो अपने सेल आएंगे नहीं, दूसरे बॉडी के सेल्स हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के सेल्स हैं, दूसरे ह्यूमन के सेल्स हैं, तो हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है कई बार उस ग्राफ्ट को टिकने नहीं देती, उसको हटा देती है, क्योंकि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो डिफरेंशिएट कर जाती है सेल्फ और नॉन सेल्फ में, और नॉन सेल्फ को मारने लगती है या हटाने लगती है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, एक तो टिश्यू मैचिंग करो, ब्लड ग्रुप मैचिंग करो, कि ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो कि सिमिलर काइंड ऑफ हो, हमारे जैसा ही सेल हो सामने वाला। इम्यूनोसप्रेसेंट्स देने पड़ते हैं पेशेंट को, वरना उसकी CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एक्टिव होकर ग्राफ्ट को कामयाब नहीं होने देगी। तो ये बात भी होती है। कोशिश करें कि क्लोज रिलेटिव से ही लिया जाए ग्राफ्ट जब भी लिया जाए। फिर बात होती है एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी की, कि अगर मेरी जैसे हम कोविड के टाइम पे कर रहे थे प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्मा मतलब ब्लड का फ्लूइड पार्ट जिसमें एंटीबॉडीज बनती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है। अगर मैं कोविड से बचा नहीं पा रहा हूँ खुद को और मेरे को सामने से प्लाज्मा थेरेपी यानी कि बनी बनाई एंटीबॉडीज चाहिए, उस कंडीशन को बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव का मतलब होता है टू सफर, यानी मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं खुद को बचा नहीं पा रहा हूँ, मेरे को कहीं से बनी बनाई एंटीबॉडीज मिल जाएं तो मैं बच जाऊँ। रेडीमेड एंटीबॉडीज टू प्रोटेक्ट द बॉडी, राइट। फायदा क्या होगा, बनी बनाई एंटीबॉडी है, कोई स्टेप्स की जरूरत नहीं है कि पहले एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आएगा फिर एंटीबॉडीज आएंगी या कुछ नहीं, सीधा है, बनी बनाई है, काम हो गया हमारा फटाफट। फास्ट होती हैं, इफेक्टिव होती हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉम लैक्टेशन के टाइम पे जो बच्चे को माँ से मिलता है फर्स्ट मिल्क के थ्रू एंटीबॉडी, या प्लेसेंटा से IgG वगैरह जो ट्रांसफर हो जाती है, उनकी बात बच्चे के लिए है। एक्टिव का मतलब क्या होता है कि एंटीजन ने होस्ट को अफेक्ट किया और होस्ट की इम्यूनिटी ने एक पूरे प्रोसेस से एंटीबॉडी बनाई, स्लो होगा, टाइम लगेगा। पहला रिस्पॉन्स जैसे हमने पढ़ा था थोड़ा लो इंटेंसिटी का होगा, दूसरे वाला ज़्यादा इंटेंसिटी का होगा। या तो नेचुरल इन्फेक्शन हो जाए या जो हम इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन करते हैं, दोनों में एक्टिव इम्यूनिटी ही रोल प्ले करती है। वैक्सीनेशन का क्या प्रिंसिपल है, सिंपल सा प्रिंसिपल है कि आपने एंटीजेंस जो है इंट्रोड्यूस कर दिए शरीर के अंदर, इससे क्या हुआ, बॉडी ने एंटीबॉडीज दिखाई, बॉडी के अंदर जैसे ब्लड में गया बॉडी ने एंटीबॉडीज दिखाई। तो तरीका क्या होता है, वो कहते हैं कि जब भी टी हेल्पर सेल्स बी सेल्स के पास आते हैं तो बी सेल्स दो काम करते हैं।
कुछ बी सेल्स तो प्लाज्मा सेल्स बन जाते हैं जो एंटीबॉडी बनाते हैं, और कुछ बी सेल्स मेमोरी सेल्स बन जाते हैं जो फ्यूचर में याद रखते हैं कि अगर ऐसा कुछ आए तो क्या बनाना है। तो देखो वही होता है कि मेमोरी बी सेल्स जनरेट हो जाते हैं और टी सेल्स तो जनरेट होने ही हैं, और एंटीबॉडी जनरेट हो जाती है प्लाज्मा सेल से, है ना। सब्सिक्वेंट एक्सपोजर, अब क्योंकि पहले से आपके पास मेमोरी है, छोटा सा एंटीजन डाल के अपनी मेमोरी दे दी, बेसिकली फोटो दिखा दिया कि ये बंदा आने वाला है। तो जब एक्चुअल पैथोजन आएगा तो मेमोरी सेल्स पहले से होने के कारण आपका जो रिस्पॉन्स होगा वो फास्ट होगा, तेज होगा, तो शायद वो चीज़ आपको उतना ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएगी जितना कि अगर वो रिस्पॉन्स ना होता तो आप परेशान होते। यही वैक्सीनेशन का मेन प्रिंसिपल होता है। यही तरीका होता है कि पहले ही आपने उसको एंटीजन की शक्लें दिखा दी, वो तैयारी आपने कर ली, थोड़ा सा बुखार बच्चे को, वो बच्चा ठीक हो गया, अब दोबारा कभी अगर वो एंटीजन आएगा तो बॉडी के पास ऑलरेडी मेमोरी सेल्स हैं कि फटाफट इम्यून रिस्पॉन्स दिखाया जाए। वरना जनरली प्राइमरी एक्सपोजर में इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, स्लो होता है, टाइम लेता है। पैसिव इम्यूनाइजेशन का अगर देखते हैं तो डायरेक्ट एंटीबॉडीज की बात है, जैसे कि टेटनस इंजेक्शंस जो कई बार कटवट जाता है तब यूज करते हैं, स्नेक बाइट इंजेक्शंस, है ना। किसी को सांप ने काट लिया तो हम ये थोड़ी बोलेंगे कि जा भाई पहले तू वो करवा क्या, वेट कर तेरी बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाएगी, नहीं। तो फिर हमारे को उस केस में क्या करना होता है, बनी बनाई एंटीबॉडी से ही हम क्या करते हैं, काम चलाते हैं कि बनी बनाई एंटीबॉडीज मिल जाए हमारे को अगर, तो शायद हमारे लिए ज्यादा बेटर सिचुएशन होगी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी इसमें अच्छी खासी मदद करती है आजकल, कि मेरे को देखना है कि एक वायरस है, एक बैक्टीरिया है मान लो, वो जो मुझे इन्फेक्ट करता है, मैं उस वायरस का वो वाला पार्ट निकाल लूंगा बस जिससे इन्फेक्शन हो रहा था, और उसको बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दूंगा थोड़ा सा डाइल्यूट करके, है ना। उसकी बॉडी को उस वायरस के जिस हिस्से से मुझे दिक्कत हो रही थी, है ना, उस हिस्से को थोड़ा सा कम विरुलेंट करके, थोड़ा सा कम इन्फेक्शियस स्टेज में लाकर बॉडी को दूंगा, तो बॉडी में थोड़ा सा इन्फेक्शन तो होगा बट बॉडी आराम से रिकवर कर जाएगी। बट इसी बहाने मेमोरी सेल्स बन जाएंगे ताकि फ्यूचर में अगर कभी वो ज़्यादा नंबर में भी आएगा तो मेरी बॉडी बढ़िया से रिस्पॉन्ड कर पाएगी। तो ऐसा करता हूँ मैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, जिसमें बहुत सारे मैं एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स बनाता हूँ बैक्टीरिया और ईस्ट के अंदर। जैसे कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के लिए मैंने बनाया फ्रॉम ईस्ट, ये भी नीट एग्जाम में आ चुका है, और ये भी हमने बहुत अच्छे से, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बार बार पढ़ चुके होते हैं इस वाली बात को भी, कि कैसे करते हैं। पूरा टेक्नोलॉजी हमें उसमें समझाया भी जाता है कि मेरे को जहाँ कहीं से भी निकालना है, मान लो मेरे को यहाँ से निकालना है मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट, कि कोई पर्टिकुलर जीन होगा उस वायरस के अंदर जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, वो मैं निकालूंगा, फिर एक वेक्टर को दूंगा, वेक्टर से मैं उस अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट में ग्रो कराऊंगा, तो होस्ट के अंदर बहुत सारे उस मॉलिक्यूल की कॉपी बन जाएगी जिससे मुझे दिक्कत हो सकती थी। फिर उस मॉलिक्यूल को मैं बॉडी में इंजेक्ट करूंगा, बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेगी। लेकिन कल को अब होगा क्या कि अगर एक्चुअल वायरस भी आ गया तो मेरी बॉडी के पास मेमोरी सेल्स पहले से ही हैं, तो मैं बहुत अच्छे से फाइट कर पाऊंगा। एलर्जी क्या होता है भाई, कि नॉर्मल से ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स का हो जाना टू सर्टेन एंटीजेंस इज एलर्जी। माइट्स से हो सकती है, पॉलन से, एनिमल डेंडर जो स्किन शेड ऑफ वगैरह करते हैं बहुत सारे एनिमल्स। क्या सिम्टम होते हैं एलर्जी के, स्नीजिंग, वाटरी आईज, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। क्या तरीका है ट्रीट करने का, तो कहते हैं इस केस के अंदर हिस्टामिन का सिक्रीशन बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो तरीका यही होता है इसका भाई कि हम क्या करें। तो होता क्यों है, देखो एक तो हिस्टामिन और सेरोटोनिन ज़्यादा होने से, जो कि मास्ट सेल से रिलीज हो रहे हैं, तो हम पेशेंट को एंटीहिस्टामिन दे सकते हैं, एड्रेनलिन दे सकते हैं और स्टेरॉइड्स दे सकते हैं सिम्टम्स को कम करने के लिए। और प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं कि पहले ही थोड़ा सा, अगर मेरे को लग रहा है किसी वैक्सीन से, किसी मेडिसिन से एलर्जिक हो सकती है कोई ह्यूमन पॉपुलेशन, तो जिस भी ह्यूमन को मैं वो दूंगा वैक्सीन, मैं पहले से ही ह्यूमन को थोड़ा सा इंजेक्ट कर दूंगा उससे, ताकि मुझे टाइमली रिस्पॉन्स पता चल जाए कि 5 मिनट देख लूंगा थोड़ी सी डोज दे के ही कि रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। अगर एलर्जन होगा तो थोड़ी डोज पे भी दिखेंगे ऐसे सिम्टम्स, और ज़्यादा डोज नहीं दूंगा फिर मैं,
बेसिकली मैं एक प्रिवेंशन का स्टेप पहले लेकर चल रहा हूँ। और कोई एलर्जी नहीं है इसका मतलब ठीक है, बॉडी कोई एलर्जिक रिस्पॉन्स नहीं है इसका मतलब उस चीज़ से हमें कोई एलर्जी नहीं है, हम उसके साथ आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। तो हम पेशेंट को पूरी डोज देते हैं। जनरली कोई भी आईवी मेडिसिन देने से पहले ये तरीका इस्तेमाल करा जाता है। मॉडर्न लाइफस्टाइल से हमारी इम्यूनिटी घटी है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ऑटो इम्यूनिटी, बॉडी के पास एक और कॉन्सेप्ट है कि बॉडी सेल्फ और फॉरेन सेल्स को इजीली डिफरेंशिएट कर सकती है, लेकिन अगर ये किसी कारण से ये डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाए कि बॉडी अब इस बात को कर नहीं पा रही है, तो उसे बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी, कि अपने खिलाफ ही अपने ही सेल्स से फ्री होने की कोशिश करना। ड्यू टू जेनेटिक एंड अननोन रीजंस ऐसा होता है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? रिमेटॉयड आर्थराइटिस। क्या हो जाता है इसमें कि इम्यून सेल्स ऑफ बॉडी अटैक सेल्फ सेल्स, यानी कि जो ये एबिलिटी है हमारी अपने और फॉरेन सेल में डिफरेंशिएट करने की, एबिलिटी इस केस में खत्म हो जाती है। जेनेटिक रीजन की वजह से या कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन मेन बात ये है कि हमारी वो एबिलिटी ही खत्म हो गई है कि हम डिफरेंशिएट कर पाएं किसमें, खुद के सेल्स में और फॉरेन सेल्स में, जिसकी वजह से हमें काफ़ी समस्या आती है कई बार, और हमें इसके बारे में पता भी होना चाहिए बेटा। ठीक है, तो ये बात हो गई यार। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, देखो जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन आपको नजर आ ही रही होगी इसमें। ह्यूमन इम्यून सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या बात हो गई हमारी? ऑटो इम्यूनिटी हो गई, वैक्सीनेशन हो गई, इम्यूनाइजेशन हो गई, इम्यूनिटी की बात हो गई। द सिस्टम रिकॉग्नाइजेस फॉरेन एंटीजेंस, रिस्पॉन्ड्स टू देम एंड रिमेंबर्स देम। ये तो बात ठीक है, मेमोरी सेल्स बनाता है हमेशा। इम्यून सिस्टम एलर्जिक रिएक्शन में ज्यादा रिस्पॉन्स करता है, ऑटो इम्यून में अपना सेल्फ नॉन सेल्फ को भूल जाता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में सीएमआई काम करती है, ये बात भी ठीक है। हमारे पास क्या है इम्यून सिस्टम के तौर पर? लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं और कुछ टिश्यूज होते हैं जैसे कि माल्ट, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट के साथ। लिम्फॉइड ऑर्गन्स में प्राइमरी और सेकेंडरी साइट्स होती हैं जैसे कि बोन मैरो और थाइमस प्राइमरी होती हैं, और नीचे स्प्लीन और लिम्फ नोड्स सेकेंडरी होती हैं। सेल्स होते हैं बहुत सारे, ल्यूकोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, फेगोसाइट्स। सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि एंटीबॉडीज, जो H2L2 की हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, हैवी चेन और लाइट चेन की, जो कि ब्लड और लिम्फ में ट्रैवल करती हैं, जो कि ह्यूमरल एंटीबॉडी के लिए या फ्लूइड एंटीबॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फ्लूइड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए वो। तो इम्यून सिस्टम में हमारे पास देखो क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत सारे सेल्स हैं, बी टी सेल्स वगैरह, कुछ टिश्यूज हैं, कुछ लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, कुछ सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं जो आराम से डिसॉल्व करके पूरे ब्लड के थ्रू आराम से ट्रैवल कर सकती हैं। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन जहां पर ऑरिजिन होता है या मैचुरेशन होता है या प्रोलिफरेशन होता है ऑफ लिम्फोसाइट्स, दे प्रोवाइड, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, नीट में आ चुकी है, कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो होते हैं बोन मैरो और थाइमस, वो टी लिम्फोसाइट की डेवलपमेंट और मैचुरेशन में हेल्प करते हैं। डेवलपमेंट मतलब उसका फॉर्मेशन होना, उसकी नंबर का बढ़ना है। मैचुरेशन मतलब स्पेसिफिक हो जाना कि अब उसे काम क्या करना है, टाइप ऑफ, यानी अब वो जाके अफेक्टर सेल में कन्वर्ट हो सकती है आराम से। बोन मैरो होता है एक तो, जहां पे सारे ब्लड सेल्स और लिम्फोसाइट्स भी प्रोड्यूस होते हैं, और दूसरा थाइमस होता है। थाइमस हार्ट के पास होता है। जैसे जैसे शरीर की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे धीरे धीरे थाइमस का साइज घटने लगता है, ये बात भी हमें बताई जाती है ना। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है क्लोनल एक्सपेंशन, अपना नंबर बढ़ाना। हम पूरी तरह से तैयार करके मैच्योर करके भेजते हैं, जैसे ही एंटीजन से मिलेगा तो ये अफेक्टर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। लिम्फोसाइट माइग्रेट हेयर टू इंटरेक्ट विद एंटीजेंस, कि बन तो बोन मैरो में गया बट जरूरी थोड़ी है कि एंटीजन बोन मैरो में आएगा, तो इसे वहां कई बार जाना पड़ता है। फिर ये अपने नंबर को बढ़ाते हैं, प्रोलिफरेट होते हैं, फाइनली अफेक्टर सेल बन जाते हैं जो कि एंटीजन से डील कर सकते हैं। जैसे स्प्लीन, स्प्लीन बीन शेप होता है, इसके पास लिम्फोसाइट्स होते हैं,
फैगोसाइट्स होते हैं। क्यों कह रहा है ऐसा? क्योंकि लिम्फोसाइट्स नॉन फैगोसिटिक होते हैं। फिल्टर ऑफ द ब्लड बाय ट्रैपिंग ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसके पास, स्प्लीन के पास साइनोसॉइड्स होते हैं, नेट लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसमें से फ्रेश आरबीसी या न्यू आरबीसी तो पास ऑन हो जाते हैं, ओल्ड आरबीसी पास ऑन नहीं हो पाते। तो जो ओल्ड आरबीसी पास ऑन नहीं हो पाते उनको क्या करते हैं, उनको ये ट्रैप कर लेते हैं अपने पास। फिर फैगोसाइट्स आते हैं और उसे वहां पर कंज्यूम कर लेते हैं और वहां से हमें आयरन वगैरह रिकवर हो जाता है। उस तरीके से बेटा ये काम करते हैं, है ना। लार्ज रिजर्वायर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। अब देखो दोनों बातें हैं, एक तो ये ओल्ड आरबीसी को हटाएंगे, है ना, वो तो इनका काम है ही। एक और काम है, इमरजेंसी सिचुएशंस में इनके पास रेड पल्प होते हैं जिसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल है तो ब्लड है, यानी कि सेल है ब्लड का, दैट इज एरिथ्रोसाइट। तो इमरजेंसी सिचुएशंस में ये ब्लड रिजर्वायर की तरह काम करते हैं, क्योंकि तो ये ब्लड भी सप्लाई करती है बॉडी को, ताकि बॉडी में ऑक्सीजन की टेंशन ना घटे। तो इंपॉर्टेंट बात है कि इसके दोनों रोल्स होते हैं। लिम्फॉइड, लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? नोड्स का मतलब होता है कोई मास या स्वेलिंग ऑफ टिश्यू, मास या स्वेलिंग जैसी चीज। स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर्स, ट्रैप एंटीजेंस, जो लिम्फ में एंटीजेंस आ जाते हैं उनको ट्रैप करा जाता है ना, क्योंकि अगर लिम्फ में आपने उनको छोड़ दिया और वो लिम्फ से मेन ब्लड सर्कुलेशन में चला गया तो वो इन्फेक्शन ज्यादा फैलेगा, इसलिए आप उसे वहीं पर ट्रैप कर लेते हैं, लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड जिसको कहते हैं। और ट्रैप करने के बाद इस सेल नोड स्ट्रक्चर के पास सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, तो यहाँ पर कौन आ रखा होगा? लिम्फोसाइट्स माइग्रेट कर रखे होंगे, वो फिर हमें अपनी इम्यूनिटी दिखाएंगे, आराम से हमें इम्यूनिटी दिखाएंगे और उस इन्फेक्शन से हमें बचा लेंगे। माल्ट, ये भी नीट में क्वेश्चन आ चुका है। 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू तो माल्ट ही होता है। कहाँ होता है? लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। क्या टेक अवेज है इम्यूनिटी के टाइप? इनेट वर्सेस एक्वायर्ड, एक्टिव वर्सेस पैसिव, ह्यूमरल वर्सेस सेल मेडिएटेड, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी ऑर्गन्स एंड एलर्जीज। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए बेटा। फिर एड्स की बात करते हैं। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। एक्वायर्ड मतलब वही टू सीक टू ऑब्टेन, जो जेनेटिकली ना आया हो। इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट होने के कारण ऐसा होता है, ये कोई कॉन्जेनाइटल डिजीज या बाय बर्थ डिजीज नहीं है। सिंड्रोम मीन्स ए ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड मतलब आपने लिया, जेनेटल नहीं था, इम्यूनो डेफिशिएंसी के कारण हुआ, और सिंड्रोम मतलब उस इम्यूनो डेफिशिएंसी के कारण बहुत सारे सिम्टम्स आए। 25 मिलियन डेथ इससे हो चुकी हैं। पहला केस 1981 में रिपोर्ट हुआ था यूएसए में। एड्स इज कॉज्ड बाय एचआईवी। एचआईवी एक वायरस होता है जो हमें एड्स कॉज करता है। रेट्रोवायरस बिलोंग टू ग्रुप ऑफ कॉल्ड रेट्रोवायरस, क्योंकि ये उल्टा करता है, आरएनए से डीएनए बनाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इस पे GP120, GP41 ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, अंदर आरएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं। हैज एनवलप इनक्लोजिंग द आरएनए जीनोम, और ये एनवलप्स हैं देखो जिन्होंने इसको कवर कर रखा है आरएनए जीनोम को। ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका? जनरली एसटीआई में हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से पढ़ा ही था भाई, तो वही पुरानी कहानी है। सेक्सुअल कांटेक्ट से हो सकता है, ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट से हो सकता है, इन्फेक्टेड एडल्ट्स को शेयर करने से हो सकता है, इन्फेक्टेड मदर से हो सकता है थ्रू प्लेसेंटा। पर प्लेसेंटा के थ्रू होगा, क्रोमोसोम के थ्रू नहीं, इसलिए कॉन्जेनाइटल या क्रोमोसोमल नहीं माना जा रहा है इसे। वो इज एट हाई रिस्क। तो अगर मैंने ये बोल दिया कि सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन से हो सकता है, या ब्लड प्रोडक्ट कंटामिनेटेड से हो सकता है, सर्जिकल नीडल शेयरिंग से हो सकता है, तो कौन कौन रिस्क पे होगा? जिसके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होंगे, जो ड्रग एडिक्ट्स होंगे, जो आईवी ड्रग्स लेते होंगे बहुत ज़्यादा, जो रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स करवाते होंगे, चिल्ड्रन बोर्न टू एचआईवी इन्फेक्टेड मदर, है ना। देखो इन्हीं केसेस में ज़्यादा चांसेस होंगे कि बच्चे को एचआईवी की प्रॉब्लम हो। एचआईवी एड्स इज नॉट स्प्रेड बाय मियर टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो सोशली हमें ध्यान रखना है कि ऐसे लोगों को आइसोलेट नहीं करना है। टाइम लैग, अगर आज किसी के शरीर में एचआईवी का इन्फेक्शन आ गया है तो ऐसा नहीं है आज ही सिम्टम्स आ जाएंगे। जो टाइम लगेगा उसे बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इन्फेक्शन अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स यूजुअली 5 से 10 साल लग जाते हैं, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं।
एक और टर्म होता है विंडो पीरियड। विंडो पीरियड का मतलब होता है कि इन्फेक्शन होने के बाद कितने दिन बाद उसे टेस्ट में पॉजिटिव देखा जा सकता है, किसी टेस्ट से उसे पता किया जा सकता है, उसे विंडो पीरियड कहते हैं। लाइफ साइकिल क्या होती है भाई? वायरस देखो सेल के अंदर एंटर करता है तो सेल में एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होगा जिसका नाम होता है मैक्रोफेज, वो इसे रिसीव करता है। मैक्रोफेज के अंदर जब वायरस चला जाता है तो वहां जाकर ये अपने आरएनए से क्या कन्वर्ट कर लेता है? डीएनए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। फिर जो डीएनए है, डीएनए ऑफ व्हाट? डीएनए ऑफ एचआईवी वायरस, वो अटैच हो जाता है टू मैक्रोफेज डीएनए, और फिर जितनी बार मैक्रोफेज डीएनए रेप्लिकेट करता है उतनी बार ये भी रेप्लिकेट करने लगता है। मैक्रोफेज एक्ट लाइक एचआईवी फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग न्यू वायरसेस, ये वाली बात आ जाती है। बार बार उसके जेनेटिक मटेरियल को वो बनाता रहता है। वायरस में ज्यादातर होती भी दो ही चीजें, प्रोटीन कोट और जेनेटिक मटेरियल, तो इसके लिए बहुत आसान हो जाती है ये बात, है ना। फिर अगर हम देखते हैं वायरल डीएनए, देखो वही जो समझा है, इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट सेल डीएनए, डायरेक्ट सेल्स टू प्रोड्यूस न्यू वायरस पार्टिकल्स, न्यू वायरस इज रिलीज्ड, और फिर ये रिलीज होकर बॉडी में निकलते हैं तो इनको पकड़ने कौन आएगा? टी हेल्पर सेल्स। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे क्योंकि टी हेल्पर सेल ही आते हैं तो ये उनको इन्फेक्ट करते हैं। मैक्रोफेज थोड़ा रेजिस्टेंट होता है, उसकी डेथ जल्दी नहीं होती, बट टी सेल्स की डेथ काउंट बहुत जल्दी बढ़ने लग जाती है इन्फेक्शन होने के बाद। एचआईवी क्या कर देते हैं? तो कहते हैं कि एचआईवी जो होते हैं वो इंड्यूस कर देते हैं एपोप्टोसिस ऑफ टी हेल्पर सेल्स, जिससे उनका काउंट गिरने लगता है। और ये इतना गिर जाता है बाद में कि एचआईवी तो पता नहीं, फिर नॉर्मल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए भी कुछ नहीं होता आपके पास। आपके ब्लड और लिम्फ में कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि वहां का रास्ता वही था एंटीबॉडी बनाने का कि हेल्पर सेल बी सेल के पास जाएंगे। अब हेल्पर सेल ही नहीं है तो फिर कैसे होगा? या टी सेल का ही काउंट कम हो गया तो कैसे होगा? तो ये इसमें एक दिक्कत हमें आती है। इन्फेक्टेड सेल्स कैन सर्वाइव व्हाइल वायरसेस आर बीइंग रेप्लिकेटेड एंड रिलीज्ड। मैक्रोफेज सर्वाइव कर जाता है, इसलिए मैक्रोफेज को फैक्ट्री ऑफ एचआईवी कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्ट्री। फैक्ट्री हालांकि टी सेल भी होता है, लेकिन हम फैक्ट्री जनरली मैक्रोफेज को ही कहते हैं। देखो लिख रखा है ना, एक्ट एज एचआईवी फैक्ट्री। अटैक ऑन हेल्पर टी लिम्फोसाइट, देखो अगली स्टेप समझाई उसने कि हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स अटैक होंगे, उनका काम काउंट घटेगा, वहां से भी वही होगा। हेल्पर सेल भी फैक्ट्री की तरह काम करते हैं, वहां से भी वायरसेस निकलेंगे और बाकी लिम्फोसाइट्स को अटैक करेंगे। धीरे धीरे टी लिम्फोसाइट्स का काउंट क्या हो जाता है बेटा? काफी कम हो जाता है, जिसके कारण हमें बहुत सारी डिजीजेस होती हैं, जैसे कि फीवर, डायरिया, वेट लॉस, इम्यूनो डेफिशिएंसी दिखती है हमें बहुत बड़े स्केल पर। टी हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स का काउंट कम होने से कॉमन डिजीज भी अब हमें होने लगती हैं, जैसे कि मायोबैक्टीरिया की, या कुछ वायरसेस की, या टोक्सोप्लाज्मा का जैसे पैरासाइट की। इस सिचुएशन को बोलते हैं कि ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हैं, कि इन्होंने देखा अभी अपॉर्चुनिटी है, बॉडी की इम्यूनिटी कम है, तो चलो भाई बॉडी को अफेक्ट कर लेते हैं। अगर नॉर्मल सिचुएशन होती तो शायद ये इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता हमें, बट अब पहुंच रहा है क्योंकि बॉडी में टी हेल्पर सेल्स का काउंट बहुत ही कम है या इम्यूनिटी बहुत ही कम है, इम्यूनो डेफिशिएंसी है, जैसा कि एड्स की डेफिनेशन में भी होता है। ट्रीटमेंट के लिए एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी चलती है, जिसमें हमारी कोशिश होती है कि जो वायरस की जो रेप्लिकेशन हो रही है मैक्रोफेज या टी हेल्पर सेल में, उसे रोका जाए। लेकिन ट्रीटमेंट पार्शियली इफेक्टिव है, डेथ होगी अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया तो। डायग्नोसिस में हम एलाइजा यूज करते हैं, ये एलिस नहीं है जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में था, एथिकल लीगल सोशल इश्यूज, ये वो नहीं है, ये एलाइजा है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास इस स्ट्रक्चर के अंदर पहले ही एंटीबॉडीज हैं और हम ब्लड को यहां पर पुट करते हैं। तो अगर एंटीजन एंटीबॉडी सेम होंगे, यानी ब्लड में एचआईवी का एंटीजन होगा, तो दोनों की कॉम्बिनेशन हो जाएगी और मुझे एक रिएक्शन देखने को मिलेगी। और अगर नहीं सेम होगा तो मुझे कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। उससे मैं आराम से एलाइजा टेस्ट से पता कर लेता हूं कि मुझे इन्फेक्शन है या नहीं है ना। स्पेसिफिक होता है, एंटीजन एंटीबॉडी बेस्ड होता है, ये नीट में पूछा जा चुका है। प्रिवेंशन कैसे करेंगे भाई? कोई क्योर तो है नहीं, तो प्रिवेंशन पे ही बात करनी है। कहते हैं डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस,
नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इसमें रोल प्ले करती है, कुछ एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन रोल प्ले करती हैं, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी रोल प्ले करता है। क्या करता है वो कि ब्लड बैंक्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV ना हो जाए तो ब्लड बैंक्स में ब्लड को थोड़ा सा अच्छे से रखा जाता है, सिर्फ डिस्पोजेबल निडल्स का इस्तेमाल हो ऐसा सिखाया जाता है, कॉन्डोम्स फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए ताकि STD बच सके कॉन्डोम से, क्योंकि हमें पता है STD बची जा सकती है, कंट्रोलिंग ड्रग यूज, एडवोकेटिंग सेफ सेक्स, रेगुलर HIV चेकअप्स वगैरह। सोशली कहा जाता है कि इन्फेक्शन को छुपाना नहीं है, किसी को कोई दिक्कत है तो उसके साथ सिंपैथी शो करना है, और ये इसके टेक अवेज होते हैं कि टारगेट 2 सेल्स होते हैं इसके पास, पैथोजन ये है, एंजाइम ये था, ट्रांसमिशन ऐसे हो गया, डायग्नोसिस इससे हो गया और ट्रीटमेंट इससे हो गया। कैंसर, कैंसर का मतलब क्रैब जैसी चीज होती है, कार्किनोज को कैंसर कहते हैं जनरली, तो वो क्रैब जैसा होता है, शरीर को एकदम पकड़ के रख लेता है, पकड़ के जकड़ के रखना कहते हैं इसको। कैसे पकड़ के जकड़ के रखता है, तो वन ऑफ द मोस्ट ड्रीडेड या फेयरफुल डिजीज होती है, मेजर कॉज ऑफ डेथ अक्रॉस द ग्लोब है, 1 मिलियन से इंडियंस बार बार इससे हमें सफर करते हुए दिखते हैं। रिसर्च हमारा ध्यान देता है कि ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन को रोका जाए। ऑन्कोजेनिक मतलब, ऑन्को का मतलब होता है बल्क और जेनिक का मतलब मास प्रोडक्शन, यानी बल्क टिश्यूज या बल्क सेल्स की प्रोडक्शन को कैसे रोका जाए। 2 तरीके के सेल्स होते हैं बॉडी में, अगर किसी को कैंसर है तो नॉर्मल एंड कॉन्सिल सेल्स। नॉर्मल सेल्स के अंदर बेटा सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन हम कंट्रोल करके रखते हैं, जैसे ये सेल इस वाले सेल को कांटेक्ट करेगा तुरंत वहां से पीछे हट जाएगा ये टच करते ही, क्योंकि कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होती है, कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होती है ताकि ये सेल अनकंट्रोल ग्रोथ ना करे। इस केस में कांटेक्ट इनहिबिशन खत्म हो जाता है, जिसके कारण आप देख रहे हो मास ऑफ सेल्स एक दूसरे के ऊपर, ये सेल एकदम क्या हो गए हैं, वन ऑन अनदर हो गए हैं, कोई गैप इनके बीच में नहीं बचा है, जबकि यहां पर एक ठीक ठाक सा गैप आपको दिख रहा था। तो वो मास या गट्ठा सा बन जाता है सेल्स का, इकट्ठे हो जाते हैं सेल्स, उसी को हम बोलते हैं बेटा क्या, कैंसर सेल। इसमें N/C रेशियो पे भी बहुत तगड़ा इफेक्ट आता है और इसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन लॉस्ट हो जाती है। टाइप ऑफ ट्यूमर्स, बेनाइन मतलब जो कहीं और स्प्रेड नहीं करते, एक ही जगह रहते हैं, रिमेन कन्फाइंड टू द ओरिजिनल लोकेशन, लिटिल डैमेज करते हैं। ट्यूमर्स आर प्राइमरी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, बेनाइन एंड मैलिग्नेंट। तो बेनाइन तो एक जगह रहते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स प्रोलिफरेटिंग सेल्स होते हैं, यानी कि इनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। नियोप्लेजिया, नियो मतलब न्यू, प्लास्टिक मतलब ग्रोथ, यानी इनमें न्यू ग्रोथ बहुत ज्यादा देखी जाती है। तो एक बार तो ये भी नीट में आ चुका है कि नियोप्लेजिया किसके साथ है, बेनाइन या मैलिग्नेंट। ग्रो वेरी रैपिडली, इन्वेड द नियर बाय टिश्यूज, स्टार्व नॉर्मल सेल्स बाय कंपीटिंग फॉर न्यूट्रिएंट्स। तो एक तो रैपिड ग्रोथ होती है, और क्योंकि इन्वेड करता है ये, इसका मतलब ये आसपास वाले सेल्स एरियाज में भी फैल सकता है, स्प्रेड कर सकता है, मेटास्टेसिस मैनी लोकेशंस पे रुक सकता है। तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन लॉस्ट दोनों में होता है, बट इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मेटास्टेसिस की भी देखी जाती है। कॉजेज ऑफ कैंसर, कार्सिनोजेंस जो होते हैं कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को कहा जाता है। दे कुड बी फिजिकल एजेंट्स जैसे कि आयनाइजिंग रेडिएशंस, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस, UVA शायद नॉन आयनाइजिंग होती है, सारी नहीं, कुछ आयनाइजिंग रेडिएशंस भी UV रेज होती हैं, है ना। रेडियो वेव्स हो सकती है नॉन आयनाइजिंग, या विजिबल रेज वाली नॉन आयनाइजिंग होती हैं। DNA डैमेज करती हैं ये और न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कर देती हैं। केमिकल एजेंट्स होते हैं जैसे टबैको स्मोक वगैरह में या सिगरेट्स वगैरह में जो होते हैं, जिसकी वजह से कैंसर हो जाता है, तो हम मना करते हैं कि नहीं भाई तंबाकू या सिगरेट नहीं यूज करना है। कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं जैसे कि कुछ वायरसेस होते हैं भाई, है ना, कि कपोजिस सार्कोमा हो जाएगा भाई, किससे, हेपेटाइटिस बी वायरस वाले इन्फेक्शन से या HIV वाले इन्फेक्शन से, सॉरी, तो वो उनको वायरल ऑन्कोजीन्स कहते हैं हम। ऑन्कोजीन मतलब वही है बल्क प्रोड्यूसिंग, सेल्स का बल्क इकट्ठा कर देना। जेनेटिक्स, कभी कभी ऐसा भी होता है, कहते हैं बॉडी में प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन्स, और वो एक्टिव हो जाते हैं किसी किसी कंडीशन में, P53 के सप्रेस होने पर, तो उससे बोलते हैं सेलुलर पार्ट।
तो 4 तरीके से हो सकते हैं एजेंट्स, एक फिजिकल, केमिकल से कैंसर हो सकता है, बायोलॉजिकल एजेंट्स या वायरस वगैरह से, और जेनेटिकली भी हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है नीट में क्वेश्चन आ जाए। केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट, बायोलॉजिकल एजेंट और केमिकल एजेंट पे आ देखते हैं। तो बायोलॉजिकल एजेंट्स देखो बताया ही था मैंने, जैसे वायरसेस की बात हो गई, केमिकल एजेंट्स में टोबैको स्मोक की बात हो गई, जेनेटिक्स की बात हो गई कि अगर ये एक्टिवेट हो जाएंगे तो ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी सेल के अंदर। डिटेक्शन में बायोप्सी, एक पार्ट ऑफ टिश्यू ले लेते हैं, देखते हैं उसमें N/C रेशियो वगैरह कैसा है। हिस्टोपैथोलॉजी, हिस्टो मतलब टिश्यू, पैथोलॉजी मतलब डिजीज या सफरिंग टिश्यू, और लॉजी मतलब स्टडी। ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट करा जा सकता है कि अगर ब्लड कैंसर है तो बी सेल का काउंट बहुत ज़्यादा मिलेगा, या न्यूट्रोफिल्स वगैरह का काउंट, या टोटल WBC का काउंट ज़्यादा मिलेगा। ब्लड कैंसर्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। इंटरनल ऑर्गन्स की अगर डिटेक्शन करनी है तो रेडियोग्राफी टेक्निक है, नॉन इन्वेजिव टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि CT स्कैन्स में हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सरेज। CT स्कैन या कंप्यूटर टोमोग्राफी, इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ चुकी है, क्या यूज़ करते हैं हम, एक्सरेज। MRI भी होती है बेटा, ये हार्ट टिश्यूज के लिए होती है जनरली, बोन्स वगैरह के लिए, और ये सॉफ्ट टिश्यूज के लिए होती है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स, और ये आयनाइजिंग रेडिएशन है एक्सरेज, और ये जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन यूज करती हैं। कौन सी नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, रेडियो वेव्स कहते हैं कि ये यूज होती है यहाँ पे। हालांकि दोनों से ही कैंसर हो सकता है, आयनाइजिंग से भी और नॉन आयनाइजिंग से भी। इम्यूनोलॉजी, एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस आर यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर्स। कि जैसे HIV में एंटीजन एंटीबॉडी का इस्तेमाल किया था, ऐसे यहां पर भी कर लेते हैं हम, कि अगर हमें पता है कि अगर ये कैंसर हुआ होगा इंसान को तो उसमें ये वाला एंटीजन जरूर होगा, इसी एंटीजन से ये कैंसर हुआ होगा, तो मैं उस पेशेंट का के ब्लड निकालूंगा बाहर और उस ब्लड में ऐड कर दूंगा एंटीबॉडी। कौन से वाली, जो इस एंटीजन से रिएक्ट कर जाए। अगर कर गई तो यानी वो एंटीजन उस ब्लड में था, यानी वो कैंसर उसी वजह से हुआ है, वरना नहीं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, कि भाई ब्लड में क्यों देख रहे हो, सेल में क्यों देख रहे हो तुम, ऐसा भी तो हम कुछ कोशिश कर सकते हैं कि हम सीधा मॉलिक्यूलर लेवल या DNA लेवल पर ही देख लें, क्योंकि पहला चेंज तो DNA लेवल पे ही हुआ होगा, तभी फिनोटाइप में कुछ चेंज आया है। प्रिवेंशन क्या है भाई, कि कैंसर जैसी चीजें जिनसे कैंसर हो रहा है उन चीजों को कंज्यूम ही मत करो यार, सबसे बढ़िया बात तो यही है भाई। तो डिटेक्शन कैसे होता है, प्रिवेंशन कैसे होता है, ये बातें हो गई। ट्रीटमेंट क्या है, सर्जरी कर दो भाई, रेडियोथेरेपी कर दो, इरेडिएट कर दो सेल्स को, उस पर रेडिएशंस डाल दो बहुत सारी, कीमोथेरेपी मेडिसिन दे दो, बट ये IV होती हैं जनरली, इसलिए पेशेंट को हॉस्पिटल में ही जाना पड़ता है। कीमोथेरेपी देने पे क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, रेडियोथेरेपी पे हेयर लॉस और अनीमिया जैसी कंडीशन ज़्यादातर आ जाती हैं। ज़्यादातर कैंसर्स को ट्रीट करने के लिए मुझे तीनों का कॉम्बिनेशन ही चाहिए होता है। मैं ज़्यादातर केसेस में सर्जरी भी यूज़ करता हूँ, रेडियो भी, और कीमोथेरेपी भी यूज़ करता हूँ। तो बिनाइन, मैलिग्नेंट, कार्सिनोजन ट्रीटमेंट सब मुझे पता होना चाहिए। इम्यूनोथेरेपी नया तरीका है इसमें हमें, क्योंकि ट्यूमर सेल्स जो होते हैं जनरली हमारे इम्यून सिस्टम को धोखा दे देते हैं। तो मैंने कुछ ऐसा तरीका ढूंढा है जिससे कि मेरे इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को मैं बेटर कर सकूं, जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, और ये मेरे इम्यून सेल्स को धोखा ना दे पाए, जैसे अल्फा इंटरफेरॉन्स। और धोखा नहीं दे पाएंगे, और अगर इन्होंने पकड़ लिया मेरे इम्यून सिस्टम ने कैंसर सेल को, तो ऑब्वियसली उसे, कैंसर कॉजिंग एजेंट को, उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसमें हमने बाहर से कुछ ना लेकर उसे इंसान के इम्यून सिस्टम को मॉडिफाई कर दिया, इसलिए इसे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर कहते हैं। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन पता होना चाहिए, मेटास्टेसिस, कार्सिनोजन, प्रोटोन कोजीन्स एंड अल्फा इंटरफेरॉन्स। ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज, द लास्ट टॉपिक। ड्रग्स और अल्कोहल का यूज हमने देखा है हमारी सोसाइटी में धीरे धीरे बढ़ रहा है। हार्मफुल इफेक्ट क्या है, कि बहुत सारे बिहेवियरल और फिजियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं इसके। प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए इससे बचने के लिए। कौन कौन सी ड्रग कैटेगरीज हैं, ओपियोइड्स, जनरली लैटिन में इसका मतलब जूस होता है, जो लेटेक्स ऑफ ओपियम पोपी से पाया जाता है। कैनाबिनॉइड मतलब भांग जैसे, कोकैलक्लड, कोकीन वगैरह वाली की बात हो रही है। ज़्यादातर ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स, ड्रग्स की बात कर रहा है। ओपियोइड्स क्या काम करते हैं भाई, तो ओपियोइड्स जो होते हैं वो जाकर बाइंड करते हैं कहाँ, ब्रेन के पास।
बाइंड टू स्पेसिफिक ओपियाइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन अवर बॉडी, जो कि जनरली होंगे सीएनएस और जीआईटी में। मेडिकल यूज क्या है? सर्टेन ओपियोइड्स एक्ट एज हाईली इफेक्टिव सेडेटिव्स एंड पेन किलर्स, एक्सट्रीमली यूजफुल इन क्लिनिकल सेटिंग फॉर पोस्ट सर्जिकल पेशेंट्स। ओपियोइड्स बहुत अच्छे सेडेटिव्स हैं, यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम को काम डाउन करके रख सकते हैं। पेन किलर्स हैं, बॉडी में पेन को कम कर सकते हैं। सेडेटिव का मतलब होता है कामनेस ऑफ नर्वस सिस्टम। प्राइमरी रिसेप्टर लोकेशन इसकी सीएनएस और जीआईटी में होती है, ये भी नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कैनाबिनॉइड का रिसेप्टर पूछा था उन्होंने। आइडेंटिफिकेशन कॉमनली नोन एज स्मैक, डाइएसिटाइल मॉर्फिन कहते हैं जिसे हम, व्हाइट ऑर्डरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड। मॉर्फिन से हम एसिटाइलेट करके इसे बनाते हैं। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पोपी प्लांट पेपेवर सोमनीफेरम। स्नॉटिंग यानी ऐसे टेबल पे रख के नाक से इनहेल्स में हीरोइन वगैरह को हम कर लेते हैं। ओवरऑल डिप्रेसेंट ही होते हैं ओपियोइड्स बेटा। सबसे कॉमन ओपियोइड हमारे पास मॉर्फिन होता है, ठीक है। सबसे कॉमन कौन सा होता है? मॉर्फिन। मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, ये सब होते हैं बॉडी में। बुक में देखो कोडीन भी लिखा होगा आपके एनसीईआरटी में। कफ सिरप्स वगैरह में पाया जाता है ये। फिर ये थोड़े मॉडिफिकेशन वाले सेमी सिंथेटिक टाइप के हैं, हीरोइन वगैरह। कैनाबिनॉइड्स भांग जैसे, इनके लिए कैनाबिनॉइड रिसेप्टर होंगे, जैसे उसके लिए ओपियोइड रिसेप्टर। ये प्लांट दिखाया गया है, ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है कैनाबिनॉइड का। एनसीईआरटी में मॉर्फिन का भी स्ट्रक्चर होता है। कौन से प्लांट से आते हैं ये? कैनबिस सैटिवा से आते हैं। इन्फ्लोरेसेंस मतलब अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। मैरिजुआना, अशीश, चरस, गांजा, ये सब इसी के पार्ट होते हैं। किसके? कैनाबिनॉइड के। नॉन फॉर इफेक्ट ऑन सीवीएस सिस्टम, ये वाली बात भी नीट में एक बार पूछी जा चुकी है। कोका अल्कलॉइड या कोकेन, कोक या क्रैक, जैसे वो कैनबिस सैटिवा से थे, एरिथ्रोजाइलम कोका से होते हैं। ये डोपामीन के साथ इंटरफेयर करते हैं, उसके काम को रोकते हैं। सीएनएस को स्टिमुलेट करते हैं। सेंस ऑफ यूफोरिया होता है इसमें। यूफोरिया मतलब हद से ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस वाली फीलिंग आ जाती है पेशेंट को, अनरियलिस्टिक। ज्यादा डोज से हेलिकुनेशन भी हो सकता है। हेलिकुनेशन का हिंदी में मतलब होता है मति भ्रम हो जाना, यानी कोई ऐसी सिचुएशन जो एग्जिस्ट ही नहीं करती बट आप उसको सच मान के चल रहे हो, है ना। आप उसको सच मान के चल रहे हो कि मैं 2 मिनट में यहाँ से अमेरिका पहुंच जाऊंगा, ऐसे बिलीफ आना जिसका कोई रियलिटी से रिलेशन ना हो, उसे मति भ्रम होना कहते हैं। वो कई बार एक्सेसिव डोज ऑफ कोकेन से देखा जाता है। ये हाईली एडिक्टिव होती है। जो कैफीन हमारी चाय में है वो लेस एडिक्टिव होती है। हेलुसिनोजेंस जो मति भ्रम पैदा करते हैं, 2 प्लांट्स आपके यहाँ पर है। एक तो एक्सेसिव डोज है किसकी? कोका वाले की, या एट्रोपा बेलेडोना और दतूरा से भी हेलिकुनोजेनिक प्रॉपर्टी आ सकती है। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स ऑफन मिसयूज्ड, कौन कौन से हैं जिनको मिसयूज करा जाता है? बार्बिचुरेट्स, एम्फेटामिन्स, बेंजोडाइजेपिन्स, इनको मिसयूज करा जाता है। जनरली इनको क्यों दिया जाता है? तो पेशेंट्स को दिया जाता है डिप्रेशन और इंसोम्निया से बचने के लिए। इंसोम्निया मतलब नींद ना आना। बट पेशेंट फिर बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन किया, जब ना भी जरूरत हो तो भी इनका कंजप्शन करने लगता है, इसलिए बोला गया कि इनका मिसयूज होता है। मॉर्फिन वगैरह जो है वो पेन किलर की तरह भी यूज होती है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। स्मोकिंग टबैको के क्या हैजर्ड्स हैं? तो टबैको के अंदर होते हैं निकोटीन। निकोटीन क्या करता है? एड्रेनलिन को सिक्रीट करवाता है, जिससे बॉडी हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड में रहती है, जो कि एड्रेनल मेडुला से सिक्रीट होता है। और दूसरा, कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ा देता है ब्लड में, जिससे कि हीमोग्लोबिन इससे जुड़ जाता है और ऑक्सीजन को ट्रांसफर ठीक से नहीं कर पाता है। रेजेस प्रेशर एंड इंक्रीज हार्ट रेट, क्योंकि फाइट और फ्लाइट मोड है। सीओ बढ़ेगा तो ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा? ऑटोमेटिकली घट जाएगा। ये बात भी हम जानते हैं। एडोलसेंस अ वल्नरेबल फेज, एडोलसेंस की जो उम्र होती है 12 से 18 साल के बीच की, ये काफी वल्नरेबल फेज होता है। एक बार तो नीट एग्जाम में ये एज ग्रुप भी पूछा जा चुका है। चाइल्डहुड से एडल्टहुड के बीच में, लिंक बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, मेंटल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्हाई डू एडोलसेंस स्टार्ट?
क्यों शुरू करते हैं वो ड्रग या अल्कोहल अब्यूज? तो आंसर होता है क्यूरियोसिटी, एडवेंचर के नाम पे, बचना किसी चीज से, किसी प्रॉब्लम से फेस करने से, एग्जाम प्रेशर, स्ट्रेस, मीडिया का इन्फ्लुएंस, इन्वायरमेंट, अपने फैमिली में कोई बाकी लोग ड्रिंक कर रहे हो उनको देख के सीख जाते हैं, या टीवी वगैरह में उनको देख के लगता है कि स्मोकिंग ड्रिंकिंग करना काफी कूल है। इन सब कारणों से वो जनरली स्टार्ट करते हैं। एडिक्शन वर्सेस डिपेंडेंस, अगर मेरी ड्रग्स के या कोई चीज में मेडिसिन ले रहा हूं उसके साथ फिजिकल चीज नहीं है, बस मेरे को अच्छा लगता है, अगर मैं लेना छोड़ दूं तो मुझे कोई विड्रॉल सिम्टम नहीं आएगा, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है बस, कोई फिजिकल नहीं, तो उसे हम बोलते हैं एडिक्शन, कि उसको लेने से मुझे अच्छा लगता है, टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेलबींग आती है, लेकिन ऐसा नहीं है नहीं लूंगा तो मेरे को विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, राइट। दिक्कत क्या होगी, शुरू में थोड़ा सा लूंगा, धीरे धीरे बॉडी का रिसेप्टर लेवल बढ़ता जाता है और टॉलरेंस लेवल बढ़ता जाता है। जैसे शुरू में मेरे को एक एंटीबायोटिक से काम चल जाएगा, लेकिन अगर रोज एंटीबायोटिक लूंगा तो फिर एक काम नहीं करेंगी पड़ेगी, फिर जो 2 लेनी पड़ेंगी, 3, क्योंकि बॉडी के अंदर जो बैक्टीरियाज हैं वो रिसेप्टर, उनका टॉलरेंस लेवल बढ़ जाएगा। जैसे शुरू में खेतों में कम यूरिया यूज करना था ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए, ज्यादा करना है, बिल्कुल वैसा ही शरीर के अंदर भी होगा कि धीरे धीरे टॉलरेंस लेवल शरीर का बढ़ेगा, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा मेडिसिन का। डिपेंडेंस, विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं इस केस में, जैसे कि एंजाइटी, शेकीनेस, नोजिया यानी वॉमिट करने का, ऐसा लगता है उसे कि वॉमिटिंग कर दूं, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं ये। कॉमन वार्निंग साइंस क्या होते हैं यूथ में कि उसने ये सब शुरू कर दिया? एकेडमिक डिक्लाइन, पढ़ाई में ध्यान नहीं, हाइजीन ठीक से नहीं रख रहा, आइसोलेट हो रहा है, एग्रेसिव बिहेवियर है, रिबेलियस बिहेवियर है, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, हॉबी चेंजेस हो रहे हैं। अगर ये बच्चे के अंदर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं, इसका मतलब हो सकता है कि वो इस तरफ जा रहा हो, ड्रग अल्कोहल अब्यूज की तरफ जा रहा हो। लॉन्ग टर्म अगर हम लेते हैं ड्रग्स को तो हमें क्या नुकसान है भाई? तो आईवी ड्रग अब्यूज करने से तो क्या हो सकता है? एड्स और हेपेटाइटिस बी हो सकती है। ज्यादा यूज करेंगे अल्कोहल वगैरह तो हो सकता है नर्वस सिस्टम या लिवर परमानेंटली डैमेज हो जाए, सिरोसिस ऑफ लिवर हो जाए। अडल्टहुड में जनरली एडिक्शन पड़ती है। प्रेगनेंसी को या फीटस जो है प्रेगनेंसी में, मदर को भी और फीटस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है चीज़, अगर प्रेगनेंसी में ड्रिंक कर ले तो फीमेल। स्पोर्ट्समैन कई बार इसे यूज़ करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, लेकिन उससे क्या दिक्कत है? फीमेल में मेल जैसे मसल्स डेवलप होने लगते हैं, एग्रेसिवनेस, मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्नॉर्मलिटी, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन फेस, वॉइस की डीपनिंग, ये सब देखा जाता है अगर फीमेल ड्रग्स लेंगी स्पोर्ट्स के लिए। मेल्स लेंगे तो बॉडी पे एक्ने, टेस्टिकल साइज का घटना, ऑर्गन डिस्फंक्शंस, बाल्डनेस एंड ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, ये सब मेल्स में दिखते हैं। तो ये भी नीट के अंदर क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा इनमें से मेल में है, कौन सा फीमेल में है। ये सब पढ़ना तो हमारे लिए खैर आसान ही है, समझ तो हमें आता ही है। ये सिम्टम्स भी हो सकते हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, तो प्रेशर बच्चे पे नहीं डालना है भाई, पेरेंट से हेल्प लेनी है अगर कोई ज़रूरत लग रही है तो, एजुकेट करना है टाइम टू टाइम बच्चे को, प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प, लुक फॉर डेंजर साइंस, इन बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो शायद बच्चे को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ओपियोइड्स में हीरोइन, स्मैक, कैनाबिनॉइड्स, कोकेन, हेलिकोनोजन, सोर्स प्लांट इनका। प्राइमरी एक्शंस, कौन जीआईटी से बाइंड होगा, कौन सीवीएस पे इफेक्ट ज़्यादा करेगा, कौन डोपामीन वाला है, कौन हेलिकोनोजन वाला है, राइट। तो ये आपको बेटा यहां पता होना चाहिए इस वाले टॉपिक में। और यहां सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में एक दो नाम और आप याद रख लीजिएगा, उस टाइम ध्यान नहीं आ रहा था मुझे, मिस कर गया मैं बताना। पेयर पैचेस और अपेंडिक्स भी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक ह्यूमर हेल्थ से लेकर के और ड्रग्स तक की बात मैंने आपके साथ कर ली है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे बेटा। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के साथ।